अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और ये इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। नावल का नाम जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट पे पता चलेगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। बारिश पूरे ज़ोरों शोर से जारी थी। दिसंबर भी शुरू हो चुका था, जिस वजह से ठंड मज़ीद बढ़ती जा रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था, जिस वजह से पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। वहीं हवेली में भी सारे मुकीम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। लेकिन अगर हम हवेली की छत पर जाएं तो वहाँ दो वजूद ऐसे थे जो अभी तक जाग रहे थे, जिसमें से एक के चेहरे पर मुस्कान थी, सुकून था, जबकि दूसरा वजूद बारिश में भीगने के बायस मुसलसल कांप रहा था, जिसके सामने वाले को कोई परवाह ही ना थी। मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज़ मुझे जाने दें। आखिरकार हिम्मत जवाब देने पर कपकपाते नीले होंठों के साथ उसने कह ही दिया था, चुप करके वहीं खड़े रहो, वरना मेरा तो पता है ना तुम्हें। सिगरेट को होंठों से जुदा करके धुआं हवा के सुपुर्द करके जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा गया, जबकि नज़रें मुसलसल इस पर जमी हुई थी। वो उसकी धमकियों नज़रों से फ़ौरन घबरा कर नज़रें नीचे झुका ली थी और ठंड से बचने के लिए अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर अपने बाजू सराहने लगी। मगर बेसुध वो मुसलसल से देखता इसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। वो तो खुद बड़े मज़े से टांग पर टांग रखे ऐसी जगह बैठा था जहाँ सिगरेट फूंक रहा था, जहाँ बारिश के पानी का एक कतरा भी आना महाल था। मगर इस बेचारी को बारिश में खुले आसमान तले खड़ा करके न जाने से क्या खुशी मिल रही थी। सच में बहुत सर्दी लग रही है, ये ना हो कि सर्दी सहते सहते मैं यहाँ ठंड में ही मर जाऊँ। वह सर उठाकर इसकी तरफ देख कर रोते हुए आखिरी कोशिश करते हुए बोली थी कि क्या पता इसे तरस आ ही जाए। मगर सामने भी संगदिल था, जिसे बस इसे तकलीफ में देखकर ही सुकून मिलता था। तो भला इस पर तरस क्यों आता। उसकी बात सुनकर हाथ में ली हुई सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर इसे अपने पाँव से मसलता हुआ उठ खड़ा होता, शानों पर ली हुई गर्म शॉल को उतार कर कुर्सी पर रखता हुआ कदम इसकी जानिब बढ़ा दिए। आप क्यों आ रहे हैं, बारिश में भीग जाएंगे। अच्छा मैं यहाँ सही हूँ, प्लीज़ आप मत आए। वो इसे अपनी तरफ आता देखकर घबराते हुए इसे रोकने की कोशिश करने लगी थी, मगर इसके ना रुकने पर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वहीं ज़मीन पर बैठकर घुटनों में मुंह दिए रोने लगी। वो इसके सामने पंजों के बल बैठकर मुस्कुराते उसका रोता हुआ चेहरा देख रहा था और फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे पर फर्जी परेशानी लाकर मुखातिब हुआ था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मरने दूंगा। अभी मैं जिंदा हूँ तुम्हें अजियत देने के लिए, तुम्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देखने के लिए। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो कि तुम सच में मर जाओगी। सच में यार मेरी जान निकल जाती है तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनकर। उसके चेहरे पर चिपके बालों को हाथों से पीछे करते हुए वो कह रहा था, जिस पर मजीद रोने लग गई थी। अरे अरे रो क्यों रही हो यार, माना कि मुझे तुम्हारी आंख में आंसू छलकते हैं, मगर वो क्या है ना, इस बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कि तुम रो रही हो या ये नहीं। तो प्लीज़ यार चुप हो जाओ, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसके आंसू साफ करते हुए बड़े प्यार से कहता, जिस पर घबरा कर पीछे दीवार से जा लगी और वो मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ देखता, जिससे उसके चेहरे पर भी बारिश की बूंदें पड़ रही थी। वो भी बारिश में पूरा भीग चुका था, मगर सामने वाली से कम है। बारिश इतना बरस यार, मेरे महबूब के आंसू नजर नहीं आ रहे। वो शेर बोलकर जैसे ही मुंह नीचे करता तो इसको वैसे ही रोता देखकर गुस्से से दौड़ा था। रो क्यों रही हो, बोला है ना चुप हो जाओ, समझ में नहीं आता तुम्हें। वो इसके गुस्से से कहने पर घबराते हुए जल्दी से अपने आंसू साफ करते हिचकी लेती है। गुड, अब बताओ क्यों रो रही हो। अब किसने नरम लहजे में कहा था। मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, वो हिचके लेते हुए रोते हुए बताने लगी, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। शायद अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसे ऐसे रोता देखकर ज़रूर अपने सीने से लगा लेता, मगर सामने भी सितमगर था। चलो आंसू ना सही, मगर तुम्हारी यूं कपकपाता हुआ तुम्हें देखकर मुझे सुकून तो मिल रहा है ना। इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, रात भी बहुत हो गई और मौसम भी बहुत ख़राब है। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर सुकून फिर कभी ले लूँगा। अभी देखो कितना भीग गया हूँ मैं, ये ना हो कि बीमार पड़ जाऊँ। वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा कर कर कहता हुआ खड़ा होता, जो बिल्कुल भीग चुका था, और वह सर उठाकर इसे देखकर माथे पर बल डाले सोचती कि अब इसे अपने बीमार होने की फ़िक्र है, जो बारिश में बस 5 मिनट रहा है, और वो जो 2 घंटे से बारिश में भीग रही थी, ठंड से काँप रही थी। इसकी कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि वो भी बीमार पड़ सकती है। वो बस सोच ही सकती थी, बोलने की हिम्मत ना थी। और हाँ, तुम भी आधे घंटे बाद चली जाना। अब मैं इतना भी ज़ालिम नहीं हूँ कि तुम्हें पूरी रात के लिए बारिश में भीगने के लिए छोड़ दूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी एहसास है तुम्हारा मेरी प्यारी बीवी। वो जाते हुए कुछ याद आने पर मुड़कर चेहरे पर मासूमियत से जाए कहने लगा, और फिर हंसते हुए वहाँ से चला गया। और वो बस रोते हुए इसकी पूछ को तकती जा रही थी कि क्यों उसने इस जालिम इंसान से मोहब्बत की। इसने जालिम को अपने दिल का बादशाह बनाया, और अब यही जालिम इसका मजाजी खुदा भी था। वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, शायद सारी ज़िंदगी इसने इसी तरह गुजारनी थी।
सोहा, सोहा क्या हुआ? कहाँ हो बेटा? जी अम्मी मैं इधर हूँ। सोहा जो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बालों की चोटी बना रही थी, आसिया की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ मुँह करके इन्हें देखकर कहने लगी जो सामने ही नज़र आ रही थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इसी वजह से तुम्हें हर बार जॉब नहीं मिलती। इतनी लेट जाओगी तो कौन अपने ऑफिस में जगह देगा तुम्हें? आसिया सोहा के कमरे में आकर कहने लगी थी। अम्मी रोज़ रात में कहकर सोती हूँ कि मुझे 6 बजे ही उठा दिया करें, मगर आप ही मुझे देर से उठाती हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो अपनी आंखों में सुरमा लगाकर आईने में अपना जायजा लेती हुई बोली थी। गोरा और शफाफ चेहरा, इस पर बड़ी और खूबसूरत ब्राउन आंखें, छोटी सी नाक, छोटे से होंठ और इसे मजीद खूबसूरत बनाते थे वो थे इसके लंबे रेशमी काले बाल। कट काद में वो नॉर्मल थी, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी, ही दुबली ना ही ज़्यादा मोटी। वो मासूम बहुत प्यारी सी लड़की थी। तौबा सोहा कितना झूठ बोल रही हो। मैं आई थी तो तुम्हें उठाने, तुमने ही मुझे कहा था कि बस अम्मी 5 मिनट रुक जाएं। 5 मिनट तुम देखो 1 घंटा हो गया है। आसिया अपनी बेटी की बात पर कानों का हाथ लगाकर कहने लगी थी। अच्छा ऐसा है? पता नहीं, शायद मैं नींद में थी तभी पता नहीं चला। चले अब जब भी मुझे उठाना हो तो मुझे झंझोर कर उठाइएगा, ठीक है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर सर पर चादर लेते हुए कहने लगी जिस पर आसिया से अंगूठी से नवाजा था। देखो ये ना हो देखो ये अपना कमरा साफ़ कर लो, बस माँ के ऊपर छोड़ा हुआ है कि माँ ने ही साफ़ करना है। आसिया सोहा का कंबल ठीक करते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, दुआ करिएगा कि आज मुझे जॉब मिल जाए। वो अपनी और जो बेइज्जती से बचने के लिए बाहर का रुख करती हुई बोली थी। सोहा अपने अब्बू से मिलती हुई जाना, अब उठे हुए हैं? इसे हैरत हुई थी क्योंकि ज़्यादातर वो इस टाइम सो रहे होते थे। हाँ तुम्हारे लिए ही उठे हैं कि कह रहे थे कि सोहा से कहना मुझसे मिलकर जाए। अच्छा ठीक है। उस बाद में साड़ी लाती कुफार के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कुफार और आसिया के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा वहान, इससे छोटी सोहा, सबसे छोटा सैफ। कुफार की अपनी मेन मार्केट में लेडीज़ कपड़ों की दुकान थी जिससे इनका घर का गुजारा बहुत अच्छे से चलता था, मगर 6 माह पहले गुफार को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से अब घर में ही रहने लगे थे और घर का निज़ाम एकदम ही धर्म-भरम होकर रह गया था क्योंकि वही कमाने वाला था। रूहान तो शादी करके दुबई में ही सेटल हो गया था जिससे गुफार ने अपना मारना जीना सब खत्म कर दिया था। लेकिन सोहा अपने भाई से अभी कॉल पर बात करती थी। इसे लगता था कि इसके भाई ने कुछ गलत नहीं किया। दोनों बहन भाई में 10 साल का फ़र्क होने के बावजूद इन दोनों के प्यार को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दोनों जुड़वा हों। ये मंजर एक खूबसूरत से कमरे का है जहाँ हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की से नेट के सफ़ेद पर्दों को चीरते हुए धुएं की किरण इसके कमरे के अंधेरे को आस्ता-आस्ता दूर कर रही थी। यकीनन सूरज आसमान पर चढ़ चुका था। इसी रोशनी में बेड पर एक वजूद नजर आ रहा था जो आराम से अंदर मुँह लेटा तकिए में मुँह दिए ख्वाब के खरगोश के मज़े ले रहा था। एक आदमी इसका बेड से नीचे लटक रहा था जबकि दूसरा तकिए के ऊपर। अंधेरे में डूबे कमरे की खामोशी में मोबाइल की रिंग तोड़ती हुई आवाज़ आई थी, मगर वो वजूद जो बेड पर औंधे मुँह लेटा हुआ था, उसने तो जैसे कानों में रुइयाँ डाल रखी थी। इसकी अब की बार मोबाइल की आवाज़ पर इस वजूद में हल्की सी हरकत हुई थी। वो बगैर तकिए से मुँह हटाए हाथ को ढूंढने के अंदाज में बेड के साइड टेबल पर मारता और जैसे मोबाइल हाथ लगा इसे ऑफ कर दिया। शायद इसे अपनी नींद ज़्यादा प्यारी थी। साहब जी रूम का दरवाज़ा खोला। एक मुलाजिम अंदर आकर आवाज़ देने लगा जो आराम से वो सो रहा था। क्या है? इलाही बख्श, नींद में डूबी भारी आवाज़ से इसी पोजीशन में कहता जबकि बेड से नीचे लटके हाथ को ऊपर कर लिया था। साहब जी उठे। बड़े साहब कब से आपको फ़ोन करे हैं? साहब जी वो इसे न उठता देकर जल्दी से खिड़की के पास जाकर वहाँ से पर्दे साइड पर कटने लगा था जिससे रोशनी एक बल्ब की तरह पूरे कमरे में फैल गई थी। रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी तो अपना तकिया अपने मुंह पर रखने लगा था। फिर से रिंग की आवाज़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मुलाजिम अपने मोबाइल पर कॉल आता देखकर फ़ौरन से अटेंड करते अपने कान से लगा चुका था। नहीं साहब जी कब से उठा रहा हूँ मगर उठ नहीं रहे। आगे वाले के सवाल पर वो बेचारा मसलूम सा मुँह बनाकर इसे देखकर कहने लगा जो टी से मिस नहीं हो रहा था। जी साहब जी मैं कहता हूँ। छोटे साहब उठिए, माँ जी आपसे बात करने का कह रही हैं और गुस्से में भी हैं। बस मुलाजिम का कहना था। वो जड़ से आंखें खोले करंट खाकर उठा था। नींद से आधी बंद आंखें, तीखी नाक, छोटे से होंठ, बिखरे हुए माथे पर आते बाल जिसे अपने हाथ से साइड पर करके जल्दी से इसके हाथ से मोबाइल लेकर कान से लगा चुका था। हेलो अस्सलाम वालेकुम दादी। नींद में डूबी आवाज़ भारी भारी आवाज़ में कहने लगा था। दखान इतनी देर कौन सोता है बेटा? टाइम देखा है क्या हो रहा है? मोबाइल में से एक उम्र रसीद खातून की आवाज़ गूंजी थी। नहीं दादी बस उठने वाला ही था। जी ठीक है दादी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, जहाज़ की स्पीड से आऊँगा। ठीक है अल्लाह हाफिज़। बात खत्म होने के बाद मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से हटाकर इलाही बख्श को दे दिया था। इलाही बख्श तुमने झूठ क्यों नहीं कहा दादी से?
वो माथे पर बल डालकर पूछने लगा था, छोटे साहब जी, बड़े साहब ने कहा था कि मैं आपको ऐसा कहूँ तो आप फ़ौरन उठ जाएँगे। वो अपने दाँतों की नुमाइश करवाता हुआ कहने लगा था, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गया था, जैसे कह रहा हो कि तुम हमेशा अपने बड़े साहब के चमचे ही रहना। नाश्ता लगाओ जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेड से उठकर पाँव में हवाई चप्पल को डाले खड़ा हो गया था। साहब जी, आज ऑफ़िस नहीं जाना, बस 5 मिनट का काम है, फिर वहीं से हवेली के लिए निकल जाऊँगा। जी साहब जी, आप आ जाइए, तब तक मैं गाड़ी भी निकलवा देता हूँ। वो कहता ही कमरे से बाहर निकल गया था। खान इस बात में सर हिलाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। सोहा जैसे ही रिक्शे से उतरी तो सामने नज़र बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी थी जो अपने में सालाब थी। वो सामने कंपनी को देखते हुए रिक्शे वाले को रुकवा कर किराया दिया। जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होने लगी तो पीछे से एक मर्दाना आवाज़ पर रुक गई थी, जिसने यकीन से मुखातिब किया था। जैसे ही मुड़ी थी तो कोई 27 से 28 साल नौजवान सफ़ेद शलवार कमीज़ में इसी तरफ आ रहा था। ये आपका पर्स है। उसकी तरफ पर्स बढ़ाते हुए कहने ही लगा था कि सोहा इसके हाथ में अपना पर्स देखकर गुस्से से आग बगला हो गई थी। चोर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चोरी करने की? शर्म नहीं आती? चोरी करते हुए उसके हाथ से अपना पर्स छीनने कर गुस्से से कहने लगी, जिससे सामने वाले के माथे पर बल पड़े थे। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं कहाँ से आपको चोर लगता हूँ? मैं तो कंपनी से निकल रहा था कि देखा आप अपना पर्स फेंक कर जा रही हैं। मैंने तो आपका पर्स आपको दिया है। एक तो बेचारे ने इसकी मदद की, ऊपर से वैसे ही सुना रही थी। अच्छा, जब एहसास हुआ कि चोरी करना गुनाह है तो ऐसे बहाने बना रहे हो। मैं सब समझती हूँ तुम चोरों को। वो अपनी कमर पर हाथ रख के गुस्से से कहने लगी थी, सॉरी आंटी, जो आपका पर्स वापस किया। अब इससे अच्छा है कि लेकर भाग जाता, तब आप खुश हो जाती। उसको आंटी की तरह लड़ता देखकर दांत पीस कर कहता मुड़ता ही कि सोहा इसके सामने आ गई थी। तुमने आंटी किसको कहा है दादाजी? तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? अभी मैंने जून में ही 22 साल की हुई हूँ। सोहा को अपना आंटी कहना इतना बुरा लगा, इसने अपनी उम्र भी बता दी। क्या कहने थे सोहा के? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, जिस भी लड़की की उम्र पूछनी हो इसे आंटी कह, तो अच्छा आइडिया है आपने दिया है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। वो हँसते हुए कहने लगा, जिस पर सोहा को और गुस्सा आया था। बात मत बदलो, माफ़ी मांगो मुझसे, और हंसने की ज़रूरत नहीं है, वरना 32 के 32 दांत तुम्हारे हाथ में रख दूँगी। तुम क्या मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो जो मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? बकवास बंद करो अपनी, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये जो कंपनी देख रहे हो ना, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। समझ रहे क्या रखा है तुमने मुझे? सोहा जैसे खुद अभी जॉब नहीं मिली थी, वो यहाँ की मैनेजर बन बैठी थी। ओह सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आप यहाँ की मैनेजर हैं। प्लीज़ आप बॉस को नहीं बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो डर के जल्दी से माफ़ी मांगता तो सोहा भी थोड़ा अकड़ कर उस बात में से रिला गई थी। ठीक है, जाओ आगे से एहतियात करना। वो हाथ के इशारे से जाने का कहने लगी, जिस पर वो जाते हुए एकदम से रुका था। बस मैम, एक सवाल कर सकता हूँ? जल्दी करें, मुझे जाना है। वो मसरूफ़ अंदाज में कहने लगी, मैम आप तो यहाँ के मैनेजर हैं, तो आप रिक्शे में, मेरा मतलब है आपको तो अपनी गाड़ी में आना चाहिए था ना। इसे समझ नहीं आई, इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर रिक्शे में आई थी। और सोहा इसके सवाल पर शर्मिंदा इधर-उधर से देखने लगी थी। हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, मुझे इसमें आना था, और आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? जाएँ अपने काम से काम रखें। और जल्दी से कहकर आगे कंपनी के अंदर चली गई, कहीं कोई और सवाल ना पूछ ले। और वो भी कंधे उचकाता अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सोहा गुफ़ार एक लड़की सोहा के पास आकर पूछने लगी, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाती आई थी। जी, मैं ही सोहा गुफ़ार हूँ, आपको सर ऑफ़िस में बुला रहे हैं। वो लड़की कहते हुए आगे निकल गई और सोहल्ला का नाम लेकर ऑफ़िस की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाजे नॉक करके इजाज़त मांगी, जिस पर ऑफिस में बैठे शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 50 के बराबर थी, फाइल से नज़र उठाकर इजाज़त दी थी। जी आ जाए मिस सोहा। बैठे सोहा के अंदर कदम रखने पर वो सामने चेयर की तरफ इशारा करने लगे थे, तो सोहा भी चेयर खींच कर बैठ गई थी। जी मिस सोहा, आपने यहाँ आने से पहले कहीं और जॉब की है? वो फाइल बंद करके पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा थे। नहीं सर, ये मेरी पहली जॉब होगी। हम कैसे यकीन कर लें आप ये जॉब अच्छे से करेंगी? आपने तो पहले कभी ये जॉब नहीं की, यकीनन आपको इतना आइडिया भी नहीं होगा कि जॉब के बारे में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आपको मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, और मैं आपके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद से कह रही थी, जिससे सामने बैठा शख्स भी मुतासिर हुआ था। गुड, अच्छा लगा आपके एतमाद को देखकर। वो कहते एक लेटर पर साइन करने लगा था, जिससे सोहा बड़े गौर से देखने लगी थी। ये लीजिए, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। वो लेटर सोहा की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, जिसे मुस्कुराते हुए ले लिया था। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, जब आपने दिल लगा के काम करना है ताकि हमारे बॉस भी खुश हों। वो खुश दिली से कहने लगे तो सोहा हैरानगी से इन्हें देखने लगी। क्या मतलब आप बॉस नहीं हैं? वो तो इन्हें बॉस ही समझ रही थी। नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ। इसकी बात मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगे। सोहा जो अपने आप को कुछ देर पहले मैनेजर बना बैठी थी, अब खुद से ही शर्मिंदा हो रही थी, मगर फिर खुद को संभाल कर पूछने लगी, लेकिन अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो? इसे अपनी भी फ़िक्र हुई थी कि कहीं से जॉब से ही ना निकाल दे। अरे आप बेफ़िक्र रहें, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे किसी को बिला वजह फायर नहीं करते। अच्छा चलिए ठीक है सर, फिर मैं कल ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। इसे थोड़ी तसल्ली हुई थी, मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई।
जी बिल्कुल, वो भी फ़ाइल में झुक कर गए थे और सोहा अपना बैग कंधे पर डालकर ऑफ़िस से बाहर आ गई। कशिश, तुमने राबी को देखा है? मैं कब से इसे ढूँढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। हाँ, वो कॉफ़ी लेने गई थी, अभी आती होगी, तुम बैठो। कशिश इसे अपने बराबर में बैठने का कहने लगी थी। यार, एक तो इस लड़की ने तंग कर दिया है। बैठने के साथ ही बुरा सा मुँह बनाकर कहने लगा, अच्छा क्या किया है मेरी प्यारी सी दोस्त ने? मुस्तफ़ी से देख कर कहने लगी थी। इस पर वो आँखें दिखाने लगा था। बस वही तुम्हारी दोस्त नहीं है, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम हमेशा इसकी साइड लेती हो, जबकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तुम दोनों की दोस्त हो मैं, मगर तुम दोनों जब साथ होते हो तो मुझे पूछते भी नहीं हो, और जब लड़ाई कर लेते हो तो यहाँ मेरे पास आ जाते हो। अब ऐसा भी नहीं है कशिश, मैं तुम्हें दिल से दोस्त मानता हूँ ना। राबी का कुछ कह नहीं सकते। वो बेंच पर बैठकर पीछे टेक लगा कर कहने लगा, अरे जी वो सामने रेस्टोरेंट को देखते कहने लगा था, मैं तुम्हें कुछ बताना है। वो उसकी तरफ मुँह करके बात के लिए अल्फाज से तरतीब देने लगी थी। हाँ कहो, मैं क्या कहना है? इसके बाद मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए खबर है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। अच्छा पहले तुम बताओ क्या बात है, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा तो सुनो, मैंने राबी को प्रपोज कर दिया है और बहुत जल्द इसके घर रिश्ता भी लेकर जाने वाला हूँ। उसके करीब होकर सरगोशी में कहने लगा। कशिश के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से सिमट गई थी। और अच्छा मुबारक हो, जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहने लगी, खैर खैर मुबारक। अब तुम बताओ क्या कहना है? मैंने कुछ नहीं, वैसे राबी ने तो नहीं बताया मुझे। वो बात बदलते हुए कहने लगी, अच्छा पता नहीं, शायद इसे याद नहीं होगा। वैसे देखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, तभी तुम्हें मैंने बताया है राबी से पहले। हाँ, वो सामने देखते हुए कहने लगी, इसे पता नहीं क्यों घबराहट हुई थी जबकि वो खुले माहौल में बैठी हुई थी। मुझे लगता है राबी क्लास लेने के लिए चली गई होगी। हम भी चलते हैं। वो अपना बैग उठाकर कहने लगी तो वो भी इसके साथ खड़ी हो गई थी। कहने लगा वो भी इसके साथ खड़ी हो गई। फिर दोनों ने अपने कदम क्लास की जानिब बढ़ा दिए थे। आज दुरानी मंशन में ईद का समा था। हर किसी के चेहरे से खुशी झलक रही थी, और खुशी होती भी क्यों ना। आज हवेली में पूरे 1 साल बाद दखान दुरानी आ रहा था। वो भी कामयाब होकर। 2 साल पहले दुरानी फैमिली ने लाहौर में एक कंपनी खोली थी जो सही से तवज्जो न देने की वजह से घाटे में जा रही थी। मगर 1 साल पहले दखान बाहर से तालीम हासिल करके आया था तो उसने कंपनी को अपने हाथों में लेने का फैसला किया, जो सबने मान भी लिया था। और अब वो कंपनी टॉप पर जा रही थी, जो दखान दुरानी की बदौलत ही हो सका था। कब तक पहुंचेगा दखान? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। ऐसे दादी हवेली के बैरूनी दरवाजे पर खड़ी न जाने कब से हवेली के मेन गेट को तक रही थी। सिर्फ दादी ही नहीं, हवेली वाले का भी यही हाल था। अम्मा जी, मैंने पूछा है इससे, बस वो पहुंचने वाला है। अनवर अपनी माँ को बेचैन देकर कहने लगे थे, जो पोते को देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही जज्बाती थी। लो जी आ गया दखान। रुखसाना हवेली के मेन गेट में दाखिल होती एमडब्ल्यू की तरफ बीएमडब्ल्यू की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी थी। काले रंग की बीएमडब्ल्यू इनके सामने आकर रुकी थी, और रुकते ही दरवाज़ा खोला था। दखान सफ़ेद शलवार कमीज़ में आंखों पर काला चश्मा लगाए पूरी वजाहत के साथ उतरा हुआ आया था। सीधे कदम पहले दादी की तरफ बढ़ाए थे, जो अपनी बाहें खोले इसके इंतजार में खड़ी थी। कैसा है मेरा शेर बच्चा? बिल्कुल ठीक दादी, आपके सामने है। वो इनसे अलग होकर मुस्कुरा कहने लगा, अगर दादी पोते का मिलना हो गया तो हमसे भी मिल लें, यहाँ लंबी लाइन लगी है आपसे मिलने के लिए। आहत अपने पीछे इशारा करते हुए कहने लगा, जहाँ से मिलने के लिए सारे एक ही कतार की सूरत में खड़े थे। यार ऐसा लग रहा है मैं लाहौर से नहीं, चांद से आया हूँ। इस तरह का वेलकम तो तब भी नहीं हुआ था जब मैं बाहर से आया था पढ़कर। हाँ, क्योंकि इस वक्त आप अपने लिए कामयाब होकर आए थे, और आज आप दुरानी फैमिली के लिए कामयाब होकर आए हैं। इसीलिए आहत की बजाय साथ इसके गले मिलते हुए कहने लगा था, जिस पर वो हंसते हुए इस बात में सर हिला गया था। चलो बाद में मिलाना। आ जाओ बेटा, अंदर चलते हैं। देख गर्मी कितनी हो रही है, ये ना हो कि काला हो जाए मेरा बच्चा। दादी इसका हाथ पकड़े इसके लिए अंदर की जानिब कदम उठा चुकी थी, तो बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उनके पीछे चलने लगे। असम साहब और रशीदा बी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा अनवर, इससे छोटा एजाज और सबसे छोटी आमना। असफन साहब का 10 साल पहले ही इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से रशीदा बीबी ने सब कुछ संभाला था। अनवर और रुखसाना का एक बेटा था दखान, इसके बाद एजाज और फायजा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा आहद जो दखान की उम्र का ही था, दोनों में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। इससे छोटा साद, इससे छोटी एनी, फिर आती आमना जो बेवा थी और अपने बच्चों के साथ यहीं हवेली में रहती थी। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी जोया, इससे छोटा अदनान और इससे छोटी जहरा। यूं ये सारे इस हवेली की जान थे, बल्कि इनसे ही हवेली थी। सर ये न्यू वर्कर की फ़ाइल है। कईयों मैनेजर दखान को एक फ़ाइल दिखाते हुए कहने लगा था। सही। वो सारे वर्कर के नाम देखता, मगर एक नाम पर इसके माथे पर बल पड़े थे। सोहा गफ़ार कौन है? वो कईयों से पूछने लगा। सर ये वही न्यू वर्कर है, सोहा गफ़ार। वो जल्दी से बताने लगा। ठीक है, आप इन्हें मेरे पास भेजिए। जी सर। कईयों कहते बाहर चले गया था, और दखान इस नाम पर गौर करने लगा। गफ़ार, मगर गफ़ार नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, मैं भी न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। अपनी सोच को झटका देते हुए खुद से कहने लगा।
सर मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त माँग रही थी, जिस पर वो येस बोलकर इजाज़त दे दिया था। वो जैसे ही अंदर कदम रखती तो सामने बैठे शख्स को देखे हैरान रह गई थी। बोले दखान है सर, फ़ाइल में दी हुई थी, मगर इतना नज़र आ रहा था कि सोहा से पहचान चुकी थी। तो मिस सोहा आप दखान फ़ाइल बंद करके जैसे ही नज़र उठाई तो सोहा को देखकर वो भी हैरान रह गया था, जो इसे हैरानगी से देख रही थी। इसे यूँ खुद को तकता देखकर दखान को शायद सोच रही थी, तो आप मुझे क्या देख रही हैं मैनेजर साहिबा? ओह सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। वो अपनी जगह से उठता अपनी कुर्सी को हाथ से साफ करता इसके पास आ गया था। सॉरी मैम, मैं आपकी जगह पर बैठ गया हूँ, मासूमी से कहता हुआ सोहा बेचारी शर्मिंदा सी नज़र झुकाए अपनी उंगलियां मटोड़ रही थी। सोहा सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के बॉस हैं। वो शर्मिंदा सी एक नज़र इसे देखकर कहने लगी थी, क्या कहा आपने सर? 1 मिनट, शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। वो थोड़ा इसकी तरफ झुककर कहने लगा, सॉरी सर, लेकिन इस दिन तो मैंने चोर सुना था, फिर आज कैसे सर हो गया? वो सोचने वाले अंदाज में कहने लगा था, सॉरी सर। सोहा के पास इसके अलावा कोई अल्फाज ना बचा था। अरे मैनेजर साहिबा, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? बार बार सॉरी बोलकर वो सीने पर हाथ बांध कर उसे देखने लगा था। सर मुझे लगा आपने मेरा पर्स चुराया है, तभी मुझे गुस्सा आ गया था। बगैर इससे नजरें मिलाए बोली थी, और इसी तरह आप मैनेजर बन गई, राइट? सॉरी सर, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो आपको इस जॉब से फायर कर सकता हूँ। दोबारा अपनी चेयर पर बैठ कर टेक लगा कर कहने लगा। सोहा फौरन से अपना सर उठा कर उसे देखने लगी। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दखान दुरानी हूँ जो बिला वजह किसी को परेशान नहीं करता। सॉरी सर, अब ऐसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सोहा बस रो देने को थी। तुम्हें पता है, तुमने इतनी बार सॉरी कहा है कि मेरे सॉरी में जितने लफ्ज़ आते हैं इन सब से नफरत होगी। अब अगर कोई मेरे सामने सॉरी बोलेगा तो मुझे तुम याद आ जाओगी। मैनेजर साहिबा वो इसमें तंज कर रहा था। सॉरी सर, फिर सॉरी। सॉरी सर, मेरा मतलब है मैं जाऊँ सर? वो जल्दी से बात बदलने लगी थी। जी मैनेजर साहबा, मेरी क्या मजाल जो आपको इजाज़त दूँ? द खान अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोलता है। इसको और भी तय करने में मज़ा आ रहा था। सोहा इजाज़त मिलते ही त थैंक यू कहकर बाहर चली गई थी। द खान मुस्कुराते हुए नखरे में सर हिलाता फ़ाइल में झुकता चला गया। सर इस फ़ाइल पर साइन कर दें। सोहा खान के कमरे में आके से फ़ाइल देने लगी थी। मिस सोहा, आपके काम करने का तरीका बहुत सुस्त है, जल्दी काम किया करें। खान इस फ़ाइल पर इसे फ़ाइल लेते हुए कहने लगा था, सॉरी सर, अब जल्दी काम करूँगी। प्लीज़ मिस सोहा, आप ये सॉरी लफ्ज़ नहीं कहेंगी। सॉरी मेरा मतलब है जी, बेहतर है। वो उसके घूरने पर जल्दी से कहने लगी। मिस सोहा, इधर आपकी खान फ़ाइल में कुछ देख रहा था कि सोहा का मोबाइल रिंग करने लगा था, जिसे वो काट कर खान की तरफ मुतवज्जा हुई थी। जी सर, आप कहें। आपकी थोड़ी गलती है। दखान बात शुरू ही करता कि सोहा का मोबाइल दोबारा रिंग करने लगा, जिसे वो घबरा कर फ़ौरन काटने लगी और दखान को देखती, जो कभी सोहा को तो कभी इसके हाथ में मोबाइल को देख रहा था। सॉरी सर, अब नहीं आएगा। वो माथे से पसीना साफ करने लगी थी और दखान ने फ़ाइल बंद करके दोनों हाथ में टेबल पर रखकर बैठ गया था। पहले आप फ़ोन सुन लें। वो हाथ से फ़ोन की तरफ इशारा करने लगा था। नहीं सर, आप बस। सोहा का ये कहना था कि मोबाइल दोबारा रिंग करने लगा, जिस पर शर्मिंदा से दखान को देखने लगी, जो माथे पर बल डाले से देख रहा था। उठा ले, शायद ज़रूरी कॉल होगी। सिर्फ वो गुस्सा तो बहुत आया था, मगर फिर भी नरमी से कहने लगा, जी सर, मगर अब जब भी मेरे ऑफिस में आना हो तो मोबाइल ऑफ करके आइएगा। सोहा के फ़ोन कान से लगाने पर वो कहता हुआ, जिस पर इस बात में सर हिला गई थी, क्या है, क्यों बार-बार कॉल कर रहे हो? पता है ना मैं इस वक्त बिज़ी होती हूँ। सोहा सैफ का नंबर देकर पीछे मुँह करके इसे सुनाने लगी थी। आपकी अब्बू सैफ की आवाज़ सुनते ही सोहा के माथे पर बल पड़े थे। एकदम ही सीधी हो गई थी। क्या हुआ है अब्बू को? मोबाइल सैफ से ले लेती। रोती हुई आवाज़ सुनकर किसी अंदेशे से डर कर बोली थी, अभी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। अच्छा मैं आती हूँ, तुम फिक्र मत करो, रोन मत, मैं आ रही हूँ। वो कहकर फ़ोन काटने लगी। सब ठीक है? मैं सोहा तो खान, जो काफ़ी देर से इसको देख रहा था, इसके फ़ोन रखने पर कहने लगा, नहीं सर, अबू की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे जाना होगा। वो बहुत मुश्किल से कहने लगी थी, अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप जाएँ। वो उसकी आंखों में आंसू देकर नरमी से कहता और सोहा इजाज़त मिलते ही बाहर का रुख करने लगी। क्या हुआ अब्बू को? सोहा हॉस्पिटल में जैसे ही दाखिल हुई तो सामने की बेंच पर आसिया और सैफ बैठे नजर आए थे। पता नहीं सोहा, जब मैं कमरे में गई तो वो बेहोश पड़े थे। आसिया रोते हुए बताने लगी, अम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इनसे पूछे। सैफ डॉक्टर साहब को आता देखकर सोहा से कहने लगा, जिसे सुनकर सोहा डॉक्टर की तरफ बढ़ी थी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अबू वो इसके पास आकर पूछने लगी, आप मेरे साथ आए। डॉक्टर से कहते हुए रूम की तरफ जाने लगा और सोहा एक नज़र सैफ और आसिया को देखकर उनके पीछे चली गई। बेटा अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर चेयर पर बैठकर कहने लगा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी, है भी और नहीं भी, मतलब मैं समझी नहीं। बेटा आपके अब्बू के दिल के 3 वॉल्व बंद हो चुके हैं, जबकि दिल में 4 वॉल्व होते हैं। आपके अब्बू बस अब एक वॉल्व पर जी रहे हैं, जो कि इनके लिए नुकसानदेह है। और सबसे बड़ी परेशानी वाली तो बात यह है कि वो जो चौथा था चौथा वाल्व भी अब बंद होने वाला है। अगर वो बंद हो गया तो आप समझ सकती हैं। वो सारी बात इसे समझाने लगे थे। अब्बू ने तो कभी सिगरेट भी नहीं पिए, फिर क्यों? दिल की बीमारी सिगरेट या किसी नशे वाली चीज़ से नहीं होती। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दिल में 4 वाल्व होते हैं जो हमारे जिस्म में खून को आगे पहुँचाने के काम करते हैं। और बात रही
और रही बात बालों की, तो जो हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं वो चिकनाई हमारे दिल में जमा होती है और इस तरह वो दिल के बाल में जम जाती है और जब खून अपना काम सही से नहीं करता तो ये हार्ट अटैक का सबब बनता है। इसलिए हमें आपके अबू का जल्दी बाईपास करना होगा। डॉक्टर कह के इसे देखने लगे थे। ठीक है, आप ऑपरेशन शुरू करें, और जल्दी से कहने लगी। तो वो तो मैं शुरू कर दूँ, मगर इससे पहले आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। मैं कल तक जमा करवा दूँगी, जब तक आप ऑपरेशन तो शुरू करें। नहीं कल, अब नहीं, कल नहीं, अभी करवानी होगी। अगर मेरे पास में होता तो मैं मुफ़्त में इसका इलाज कर देता, मगर यहाँ बात हॉस्पिटल की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगे थे। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि कितने लगेंगे? मैं जमा करवा दूँगी। वो उनसे पूछने लगी थी, 20 लाख? क्या 20 लाख? मगर ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं समझी थी कि 50,000 में हो जाएगा। वो हैरत से बोली थी, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल थोड़ी है जो 50,000 में काम हो जाएगा। डॉक्टर इसकी बात पे तंज़ से मुस्कुराए थे और सुहा बेचारी टेंशन में आ गई कि पैसे कहाँ से लाएगी। बाईपास के लिए तो 13 लाख लगेंगे, बाकी के 7 लाख का ऊपर का खर्चा है। जिसमें रूम में आपके अबू एडमिट हैं, इस रूम का रेंट एक ही दिन का 1 लाख है। तो फिर भी आपसे कम ले रहा हूँ। इसे परेशान देख कर कहने लगे, जिस पर वो सर हिलाकर बाहर आ गई थी। अबू ये थोड़ा-सा खाना खा ले। सोहा गफ़ार को परहेज़ी खाना खिलाते हुए कहने लगे, बस बेटा अब और दिन नहीं है, तुम भी घर चली जाओ। जाकर आराम करो, कल से इधर ही हो। गफ़ार अपनी बेटी को देखकर कहने लगे थे, जी अब्बू चली जाऊँगी। वो सूखा बाल रखते हुए कहने लगी, मगर इससे पहले ही आपके लिए एक सरप्राइज़ है, लेकिन आपको वादा करना होगा, आप गुस्सा नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे, और अगर बुरा भी लगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। वादा करो। अपनी यह हथेली गफ़ार के सामने करते हुए कहने लगे, जिस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना हाथ इसकी हथेली पर रख दिया था। वो वादा, मगर ऐसा भी क्या सरप्राइज़ है जो तुम मुझसे इतने वादे ले रही हो? वो सरप्राइज़ बताए थोड़ी चाहते हैं। अच्छा, अब आप आराम करें, मैं जब तक आती हूँ। अपने मोबाइल में मैसेज आता देखकर मुस्कुराई थी। आप आराम करें, उनका तैयारी करके बाहर आ गई, और जैसे बाहर आई तो सामने बेंच पर रूहान गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। इसके पास बैग भी ये बता रहा था कि एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल ही आया है। वो चलती अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो गई। न जाने कब के आंसू रुके हुए थे। वो अब अपने भाई को सामने देखकर किसी समुद्र की तरह शुरू हो गए थे, और रूहान जैसे ही सर उठाया तो अपनी बहन को रोता हुआ देखकर फौरन खड़े होकर इसे सीने से लगा लिया था। सोहा, रो क्यों रही हो? मैं आ गया हूँ ना। इसे चुप करवाते हुए कहने लगा था, भाई मुझे लगा आप नहीं आएँगे। क्यों नहीं आता? जब मेरी सोहा ने मुझे बुलाया है। वैसे खुद से दूर करके आंसू साफ करते हुए बोला था। अच्छा, अबू कैसे हैं? ठीक नहीं है, आप चलें मेरे साथ। अबू से मिले, उनका हाथ पकड़े वो फाड़ के रूम में ले जाने लगी कि रूहान अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वा लिया था। क्या हुआ भाई? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अबू का सामना करने की, मुझे देखकर गुस्सा में आ जाएंगे। इसे गुफार का डर भी था। कुछ नहीं कहेंगे अबू, बल्कि खुश होंगे आपको देखकर। चले मेरे साथ। वो उसे ज़बरदस्ती लेकर गई थी, जिस पर रूहान भी मजबूर होकर इसे जाना पड़ा था, जबकि दिल भी इसका घबरा रहा था कि न जाने अबू का रिएक्शन कैसा होगा। सोहा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मगर रूहान अपने बाप को देखकर दरवाजे पर ही रुक गया था, क्योंकि ये वो वाले गुफ़ार तो ना थे जिन्हें वो छोड़कर गया था। ये तो कोई सदियों के मेहमान लग रहे थे। अब वो देखें आपका सरप्राइज़। वो अपने बाप के पास आकर रूहान की तरफ इशारा करते हुए बताने लगी, ये यहाँ क्यों आया है? सोहा, इसे कहो अभी कभी यहाँ से चला जाए। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। गुफ़ार रूहान को देखकर अब इसे बाहर हो गया था। अब वो क्या हो गया आपको? आपने वादा किया था आप गुस्सा नहीं करेंगे। सोहा अपने बाप को गुस्सा करते देखकर समझाने लगी, और रूहान दरवाज़ा बंद करते गुफ़ार के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये था तुम्हारा सरप्राइज़? हाँ, सही मेरे लिए। ये मेरा सरप्राइज़ ही तो है। देखो, इसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा है ना कि कल का मरता आज ही मर जाऊँ। अबू, खुदा का वास्ता है ऐसा ना कहे। रूहान अपने बाप के मुँह से ऐसे अल्फाज़ सुनकर रोते हुए इनके पाँव पकड़ लिए थे। मुझे माफ़ कर दें, मैं सब कुछ छोड़कर गया था। मैं अपने बीवी बच्चे सब आपके लिए यहाँ आया हूँ। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। किसके लिए? किसने कहा था मेरे लिए आओ? नहीं आते, और अब ये रोना बंद करो। जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। वो अपने पाँव समेट कर कहने लगे थे, अब्बू अब मैं कभी वापस नहीं जाऊँगा। मैं यहीं रहूँगा आपके पास, अम्मी, सोहा, सैफ के पास। मेरी गलती थी अब्बू, माफ़ कर दें मुझे, बस आखिरी बार माफ़ कर दें। रूहान ने किसी बच्चे की तरह रोता हुआ माफ़ी माँग रहा था, तो गुफ़ार का दिल भी नरम हो गया था। बेटा था इनका, इसे ऐसे देख सकते ना थे। अब्बू, अब्बू माफ़ कर देना भाई को। सोहा भी अपने भाई को देखकर कहने लगी थी, अच्छा ठीक है, अभी जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुफ़ार बस इतना कहने लगे तो रूहान अपने बाप को हसरत से देखता बाहर आ गया। सोहा भी इसके पीछे ही आ गई थी। सर, वार्ड नंबर 11 में मिस सोहा के वालिद हैं। मुलाजिम कुंता खान को आकर कहने लगा, जो भी अस्पताल आया था। अच्छा, तो ये वार्ड नंबर 11 कहाँ होना चाहिए? वो इसी इधर ही नज़र दुराते हुए कहने लगा था, साहब जी, मिस सोहा। मुलाजिम सोहा की तरफ इशारा करने लगा था, जो गफ़ार के कमरे से निकल रही थी। तो खान सोहा को देखकर इसके पास जाने नहीं रखा कि इसके पीछे रूहान को देखकर ठट कर रुका था। वो हैरत से इसे देख रहा था, न जाने कैसे इसके कान में सिसके की आवाज़ें गूंजी थी। वही सिसके जिसने इसे चेंज करके रख दिया था, इसे हमेशा गुस्से में रहने वाला बना दिया था। अर्जी, वो अपनी मुठ्ठियाँ बंद करके गुस्से ज़ब्त करने लगा था। साहब जी, क्या हो गया? आप रुक, मुलाजिम से कहते हुए इसके सर पर
आँख देखकर डर गया था। चलो वापस। तो सकलाजी में कहते लंबे-लंबे डाक बढ़ता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा और मुलाजिम वही पुराना वाला दुकान देखकर बस खुदा से खैर माँगता कि अब न जाने क्या होगा। मुलाजिम इस वजह से डर रहा था क्योंकि दुकान कुछ साल पहले बहुत अच्छा हो गया था, हर किसी पर मेहरबान। मगर अब इसका दोबारा इसी हालत में देख न जाने क्यों उसे किसी खतरे का अंदेशा हो रहा था। खान अपने कमरे में आते ही दरवाज़ा पूरी जान लगाकर बंद कर दिया था और अपना कोट टाई वॉच उतार कर बेड पर फेंक कर वहीं बेड पर दोनों हाथों से सर थामे बैठ गया। मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। खान तो मुझे रूहान ला दो प्लीज़। खान अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करनी चाहिए थी। हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता। न जाने क्या क्या और अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। कभी राबिया का रोना इससे सामने आता, कभी जहरीले अल्फाज। वो चीख कर खड़ा हो गया और वो जो चीज़ हाथ में आई इसे उठाकर ज़मीन पर तो कभी दीवार में मारता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रूहान, तुम्हें भी ऐसे ही मौत दूंगा जैसे मेरी बहन को मिली थी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। चीखते हुए पूरे कमरे का हाल बेहाल कर दिया था। क्या हुआ है? हवेली में इतना रश क्यों लगा हुआ है? धान गाड़ी से उतर कर अपने एक मुलाजिम से पूछने लगा था। वो साहब जी, राबिया बेबी ने छत से गिर कर खुदकुशी कर ली है, नए हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दखाने सुनते ही दोबारा गाड़ी में सवार हुआ था। इसे नहीं पता था कि इसे दरवाजे दे रहा था या कोई और। इसे कुछ वो बस जल्दी से राबिया के पास पहुंचना चाहता था। तेज गाड़ी चलाकर जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो राबिया आखिरी सांसें ले रही थी। राबिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। वो डॉक्टर को हटाकर इसके पास आता हुआ बोला जो खून में लथपथ पड़ी हुई थी। खान, रूहान मैं लेकर आऊँगा। रूहान, तुम सही हो जाओ, मैं वादा करता हूँ। इसकी बात सुनते हुए फौरन हाथ पकड़ते हुए कहने लगा जिस पर नफी में सलील आने लगी थी। खान, वो पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि इसकी जान निकल गई थी। राबिया, राबिया क्या बोल रही हो? बोलो मुझे। राबिया उठाना। वो इसका गाल थपथपाते हुए कहने लगा था। मगर राबिया अब उठ ही नहीं रही थी। सोरिन की हालत देखकर मैंने कहा था बस ये कुछ मिनट ही जिंदा रह सकती हैं। डॉक्टर इसकी आंखें बंद करते हुए कहने लगा। दहान वही रोता और बैठता चला गया था। दहान चलें। आहत दहान के पास आकर कहने लगा जो राबिया की कब्र पर के पास न जाने कब से खड़ा हुआ था। मैं रूहान को बर्बाद कर दूंगा। वो दांत पीस कर कहने लगा। दहान अल्लाह की मर्जी। आहत इसे समझाता जिस पर तंजिया हंस दिया था। रूहान की मौत भी अल्लाह की मर्जी होगी। मुझे लगता है इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी होगी। दहान, जो हो गया सो हो गया। अब आहत की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दहान वहां से चला गया और आहत बस खामोशी से इसके पीछे जाता गया था। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दखान के ऑफिस का दरवाज़ा खोले सर निकाल कर पूछने लगी। और दखान जो उसी के इंतज़ार में था इसकी बात सुनकर फ़ौरन इजाज़त दी थी। आ जाए मिस सोहा, बैठिए और बताएं क्या बात करनी थी आपने मुझसे। उसके अंदर आने पर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद? मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? पीछे कुर्सी से टेक लगाए पूछने लगा। सर, वो दरअसल बात यह है कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका बाईपास करना होगा जिसके लिए 20 लाख की ज़रूरत है। मगर सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम इनका इलाज करवा सकते हैं, इसीलिए नहीं करवा सकते इसलिए आपके पास आई हूँ। आप मेरी मदद कर दें, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूँगी। वो उम्मीद भरी नज़र से देखती हुई बोल रही जो बड़े गौर से इसकी बात सुन रहा था। अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करते हर बार लड़के का कसूर नहीं होता। इसकी बात सुनने के बाद हर तरफ इसके कानों में वही जुमला गूंज रहा था जिसे मुट्ठी बनकर कितना गुस्सा जब्त करने लगा था। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर वो कुर्सी से उठकर इसके सामने आकर कहता अल्फाज से दूर छोड़ गया था। मगर कैसा? वो जो इसकी बात पर खुश हो गई थी ये लफ्ज़ मगर को सुनकर नासमझी से खड़ी हो गई थी। पूछने लगी मगर ये कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लेते हुए खबासत से कहने लगा। सोहा को इसकी बात और नज़रों का महफूज समझकर गुस्से में आ गई थी। आपकी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसी घटिया बात करने की? आपको शर्म आनी चाहिए किसी मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाते हुए। वो गुस्से में आपस से बाहर हो गई थी। बस कमी थी तो एक थप्पड़ की। इसमें शर्म की कौन सी बात है? आपकी मदद कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको भी मेरी आप जिसकी भी मदद करते हैं इसके साथ भी ऐसे ही करते हैं। वो उसकी बात काटते हुए सकलाज में बोली थी। अरे नहीं नहीं, बस आप ही तो हैं। इतनी खूबसूरत बंदा करे भी तो क्या करे। एक मिनट, आप कहीं मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं ले रही? वैसे देखकर पूछने लगा था। आपकी बात से ही अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी अब गुस्से में कहने लगी थी। अरे मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रही हैं। मैं तो आपसे निकाह करना चाहता हूँ। टेबल से अपनी कमर लगाकर सीने पर हाथ बांधते हुए कहने लगा था। अच्छा, जब आप ऐसे बात नहीं बनी तो आप इस पाक रिश्ते का सहारा ले रहे हैं। अरे आपको तो शर्म मत करो अपनी बकवास। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसी घटिया हरकत करूँगा? तुमने कि अपने भाई? वो इसकी बात काटते गुस्से में इसके करीब होकर कहता बात दूरी छोड़ गया था और सोहस के गुस्से से कहने पर 2 कदम पीछे हुई। वो नाजुक सी लड़की इसकी इस बुलडोज़र के सामने बोलती भी तो क्या बोलती? बोलो, निकाह करोगी मुझसे? ये निकाह बस कागज़ी होगा।
तुमसे कोई मुतालबा नहीं करूँगा। वो इसे यूँ डरता हुआ देखकर थोड़ा नरम लहजे में कहने लगा तो सुहा भी थोड़ा संभल कर दोबारा अपने माथे पर बल ले आई थी ताकि उसे कमज़ोर ना समझे। मगर आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? जैसे तुम्हारी मजबूरी है वैसे मेरी भी मजबूरी है। और फिर से अपनी कमर पीछे टेबल से टकाए कंधे उठा कर कहने लगा था, आप तो किसी को भी खरीद कैसे निकाह कर सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? उसे समझ नहीं आई भला इसकी क्या मजबूरी हो सकती है। तुम्हें भी तो खरीद रहा हूँ। इस पर तंज करके मुस्कुरा दिया था तो सोहा शर्मिंदा सी हो गई थी। मैं तुम्हें 6 महीने बाद छोड़ दूँगा। ये रिश्ता कागज़ी होगा और आरज़ी भी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझसे निकाह किया है। ये बात मेरा तुम्हारे बीच में रहेगी। उसे शर्मिंदा देखकर मज़ीद बताने लगा था, अगर मैं निकाह ना करूँ तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे। उसे पूछती जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गया था। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास से रखें अपने पैसे। वो गुस्से से कहती बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई थी, अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। इससे तुम्हारे अब्बू का इलाज भी हो जाएगा और तुम तो बेटी हो, अपने बाप के लिए इतना तो कर ही सकती हो। उसे जाते देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, खुशकिस्मत हो जो मजबूरी में भी इतना अमीर और खूबसूरत शौहर मिल रहा है। इसके रुकने पर वो मज़ीद कहने लगा, लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दौलत पर और हसीन शौहर पर। वो गुस्से से कहती बाहर चली गई और दखान मुस्कुराता हुआ गहरी सांस लेकर कुर्सी अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था। सोहा सर दखान अभी तक नहीं आए। सोहा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की से पूछने लगी, नहीं आए? आ गए हैं, अभी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में है। क्यों, तुम्हें कोई काम था? वो लड़की बताकर सवाल करने लगी, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाकर अपने कंप्यूटर की तरफ जाती जहाँ बैठकर काम करती थी। हाँ, क्या जो मैं करने जा रही हूँ सही है? वो चेयर पर बैठकर मुझसे सवाल कर रही थी। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए निकाह। हाँ, मुझे चले जाना चाहिए। वो उसे फैसला करके उठने ही लगी थी कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलते ही दखान बाहर आया था और सोहा दखान को देखकर फ़ौरन ही अपनी सीट पर दोबारा बैठ गई। शुक्र था कि अभी तक दहान ने सोहा को देखा नहीं था। दखान पेन की जेबों में हाथ डाले पूरी वजाहत के साथ इसके सामने से गुजरता थोड़ा आगे ही जाकर एकदम रुक गया था, जैसे इसने कुछ देर देख लिया हो, और फिर एड़ियों के बल घूमता हुआ गर्दन मोड़कर इसे देखकर मुस्कुराया था, जबकि सोहा मुसलसल अपने हाथों को कीबोर्ड पर हरकत देते हुए अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दहान चलता उसके पास आकर खड़ा हो गया था, जिस पर सोहा कंप्यूटर से नजर रख इसे देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सोहा मेरे ऑफिस में आए। वो कहता अपने ऑफिस की तरफ चला गया था। सोहा आंखें बंद करके एक लंबा सांस लेकर खड़ी हो गई। आ जाइए मैनेजर साहबा, आपका इंतज़ार था। वो इसकी बात पूरी होने से पहले ही इजाज़त देता, जिस पर सोहा इजाज़त मिलते ही अंदर आ गई थी। बैठी उसकी तरफ देखने लगा, सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो सोहा भी बैठ गई थी। दखान इसके बैठने पर कुर्सी के से टेक लगा गया, थोड़ी पर हाथ रखते हुए इसका जायज़ा लिया था, जो लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज़ पर ब्लैक कलर की चादर पहने बगैर मेकअप के ही कितनी हसीन लग रही थी। सुहा को मुसलसल उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई थी, जिस पर वो नज़रें नीचे किए अपनी चादर को मुट्ठी में किए अपना गुस्सा जब्त करती रही, और जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उठकर इसके सामने जाकर ज़ोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दी। वो दखान हैरत से देख रहा था। इसमें सोहा, आप मेरी बात सुन रही है ना? दखान इसको अपनी जानिब अपनी तरफ देखता इसके सामने हाल हिला गया था, जिस पर सोहा चौंक ख्यालों से बाहर आई। जी सर, क्या कह रहे थे आप? वो अपनी पोजीशन पर शर्मिंदा हुई थी, उसको देख रही थी। पता नहीं कितनी देर से उठ के शुक्र भी करती कि अभी जो देखा वो ख्याल था। मुझे देखने में इतनी मगन थी कि आपको पता ही नहीं चला कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो शरारत सा मुस्कुराते हुए पूछने लगा, सर नहीं सर, वो वैसे ही, सॉरी। अब इसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आप क्या कह रहे थे? किस डील की बात कर रहे थे? वो बगैर इसकी तरफ देखते पूछने लगी, जिस पर दखान अपनी मुस्कुराहट समेट कर संजीदगी से इसकी बात अपनी बात का आगाज़ किया था। मेरी 2 शर्तें हैं। नंबर 1, जहाँ कहूँगा आपको मेरे साथ चलना होगा। मगर सर, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई मिस सोहा। सोहा जो इसकी बात पहली शर्त सुनकर बोल उठी थी, दखान ने इसे फ़ौरन हाथ के इशारे से चुप करवा दिया, जिस पर वो टेंशन में चुप होकर अब इसे देखने लगी। नंबर 2, मुझे सर खान ही खान कहकर पुकारोगी, ठीक है? वो बात मुकम्मल करके इससे पूछने लगा, सर मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। डोंट वरी, हम जब भी कहीं जाएंगे दिन के उजाले में ही जाएंगे और हमेशा पब्लिक प्लेस पर ही जाया करेंगे। वो एक्चुअली मेरी ऑफिस की पार्टी वगैरह होती रहती हैं, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। रात जहाँ रात में होगी वहाँ खुद ही चला जाया करूँगा। और वो इसकी बात काट कर बोलता तो सोहा सोच में पड़ गई थी, मुझ पर यकीन कर, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। उसकी तरफ देख कर थोड़ा झिझक कर झुक कर बोला था। सोहा से एक नज़र देकर नीचे नजरें करके इस बात में सर हिला गई थी, जिससे दखान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्त करने लगी थी। ठीक है, तुम मेरी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो, मैं आता हूँ। उसे कहते हुए सामने से अपना बैग उठाकर कंधे पर लटका कर बाहर चली गई तो दखान अपनी टेबल की दराज खोल कर इसमें से राबिया की एक फ्रेम की हुई तस्वीर निकालने लगा था। राबिया, अब तो तुम्हारा भाई भी सोहा की ज़िंदगी तुम्हारी जैसी बना देगा जिस तरह इसके भाई ने तुम्हारे साथ किया। मेरा वादा है मैं इसका हाल भी तुम्हारे से भी बदतर करूँगा। तो तुम तो मर गई, मगर मैं इसे मरने नहीं दूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे, तुमसे भी और खुद से भी हो। वो दांत पीस कर कहता राबिया की तस्वीर को थोड़ी देर तक तकता रहा, दोबारा दराज में रखकर पीछे से अपना
लटका हुआ कोट उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। मुझे डर लग रहा है, अगर घर में किसी को पता चल गया तो। सुहास के साथ कोर्ट में दाखिल होते हुए अपना डर जाहिर कर रही थी। किसी को पता नहीं चलेगा तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हारे घर में कौन बताएगा, मैं या तुम? मैं तो नहीं बताऊंगा। बच्ची तो तुम भी नहीं हो कि तुम बता दो। वो चलता हुआ कहता जा रहा था। एक नज़र इसकी तरफ देखा जो जलती हुई परेशानी में अपनी उंगलियां मसल रही थी। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, आप तो वैसे भी 6 महीने बाद तो छोड़ देंगे ना, वो कहकर पूछने लगी, जिस पर दखान हंस दिया था। हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं? उसकी हंसी पर डर के पूछने लगी, हाँ छोड़ दूंगा अगर तुम चाहोगी तो। वो बस मुस्कुराते हुए कहने लगा। तो सुहा कुछ कहने के बजाय चुप रही थी। आज उसका दिल सोगे स्पीड से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ वो खुद भी सुन रही थी। यार तुम्हारे पास समोसे किसी काम के नहीं है, एक पानी की बोतल दो। फैज़ समोसे खाते हुए कहता, एक 500 का नोट दुकानदार की तरफ करने लगा था। इससे पानी की बोतल लेकर जैसे मुंह से लगाई तो सामने से दखान आता हुआ दिखाई दिया था, मगर झटका तो उसे तब लगा जब इसके साथ सोहा को देखा था। सोहा को देखकर इसके मुंह का पानी किसी फुव्वारे की तरह बह रहा था। क्या हो गया है, खैर तो है ना? हम दोनों क्या ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं एक साथ। तहान इसकी तरफ आकर अपनी उम्र आने वाली हंसी को रोक कर कहने लगा। वो समझ गया था कि फैज़ इसके साथ सुहा को देखकर हैरान हो रहा है। तुम इससे निकाह करे हो? वो खांसते हुए कहने लगा। हाँ जी, यही है जिनसे मुझसे मोहब्बत हुई है। वो सुहा की तरफ प्यार भरी नज़र से देखकर बोला था, जिस पर सुहा उसी तरह मुँह करके सोचने लगी थी, ये अलग कितना झूठा इंसान है ये। अच्छी बात है, फैज़ बस यही कहता तुमने बात कर ली, वकील से निकाह की? हाँ कर लिया, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है, आ जाओ। वो दखान को देख के कहने लगा था। सोहा पर तब गलती से भी नजर नहीं डाल सकता था। दखान आंखें ही ना निकाल दे। इधर साइन करते हैं। वकील एक पेन और कागज जो यकीनन निकाहनामा था सोहा की तरफ करता हुआ कहने लगा था, जो गुमसुम से अपने हाथ को देख रही थी जो उसने अपनी गोद में रखा हुआ था। वकील सोहा को जवाब न देता देख कर दखान की तरफ देखा, जिस पर दहान इसकी नजरों का मफहूम समझकर सोहा को मुखातिब किया था। सोहा साइन करो। धान की कहने पे वो चौंक कर इसे देखने लगी। तुम ठीक हो ना? सोहा इसके चौंकने पर माथे पे बल डाले पूछने लगा, जिस पर इस बात में सर हिला गया और वकील से पहले के निकाहनामा पकड़ा था। इधर साइन करने हैं। वकील इसे दोबारा बताने लगा तो सोहा साइन करने ही लगी थी कि इसके हाथ तक कांप रहे थे। देखना, मेरी सोहा का जब निकाह होगा ना तो मैं खुद इसका निकाह पढ़ाऊंगा और तुमने बिल्कुल नहीं रोना सोहा, वरना निकाहनामा पूरा भीग जाएगा। सोहा को रूहान की एक पुरानी बात याद आई थी। बस अब जल्दी से सोहा का कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, फिर मैं अपनी सोहा को दुल्हन बनना देखूंगी। इसके कान में कहीं दूर से आसिया बेगम की आवाज़ गूंजी थी, साथ ही गुफार और सैफ की भी। अभी जब आपका निकाह होगा तो मैं आपको रोने नहीं दूंगा, बस आप मुझे देखती रहना, मैं आपको बहुत हंसाऊंगा। वो भी क्या लम्हा होगा जब आप मेरा नाम मेरी बेटी के आगे से हट जाएगा और इसका हकदार ही वो तब्दील हो जाएगा। अब वो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही आपका नाम अपने नाम से जुदा करूंगी। और आप सब अभी मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। सोहा अपने आप को गुफार के गले लगते हुए देखती है और साथ इसके हाथ से पेन छूट कर नीचे गिर गया था। दहान जो इसी को देख रहा था, इसके पेन गिरने पर इसने गुस्से के मारे माथे पर बल डाले थे। और फैज़ और वकील ना समझ से कभी दहान तो कभी सोहा को देख रहे थे। सोहा पेन पकड़ो। दखान झुककर पेन उठाकर सख्त लहजे में कहते से पकड़ा गया था, मैं नहीं कर सकती। वो उसकी तरफ भीगी आंखों से देखते हुए कहने लगी, जिस पर दहान गुस्से से इसका बाजू पकड़कर उठाता बाहर की तरफ ले गया था। क्या हो, लड़की राजी नहीं है क्या? वकील इन दोनों के जाने के बाद पैसे पूछने लगा। नहीं नहीं राजी हो, दरअसल घर वालों से छुप कर निकाह कर रहे हैं ना, तभी थोड़ा डर रही होगी। अभी दखान ना गया है ना, अभी से समझा लाएगा। फैज़ को यही ठीक लगा था, तभी इसने वकील को यही कहा था। सर मेरा हाथ दर्द कर रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े। सोहा अपने हाथ पर इसकी गिरफ्त मजबूत देखकर दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगी थी, मगर दहान तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस इसका हाथ पकड़े चला जा रहा था, मगर फिर एक ऐसी जगह पर लाकर इसका हाथ छोड़ दिया जहाँ लोग बस गिनती के थे। अंदर क्या तमाशा कर रही हो? अगर तुम निकाह नहीं करना था तो पैसे क्यों लिए मुझसे? बोलो। वो गुस्से से दौड़ा था, जिस पर वो मजीद रोने लगी थी। मैं नहीं कर सकती निकाह, मुझसे साइन नहीं हो रहा। मैं कांप रही थी। वहाँ प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उसके आगे हाथ छोड़कर मेहनत करने लगी थी। ठीक है, छोड़ दूंगा तुम्हें, बस संजीदगी से कहता है, जिस पर जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी थी। मैं जाऊँ? हाँ जाऊँ। वो मोबाइल निकालते हुए किसी का नंबर मिलाते हुए कहने लगा, जिस पर वो मूर्ति ही के दखान के पास पर उसके कदम पथरीले हो गए थे। वैसे ही कैफे में मुड़ के इसने बेयकीनी से देखा। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मेरी कॉल आई तो काम तमाम कर देना। जाओ गुफार साहब की मुश्किल आसान कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम बस खाली इंजेक्शन लगा देना, इससे बंदा कुछ ही मिनट में ऊपर पहुंच जाता है। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ सोहा को देखते हुए फ़ोन पर वो कहने लगा। सोहा इसके अल्फाज सुनकर जैसे सकते में आ गई थी। नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा ना करे, अभी तो मेरे अब्बू ठीक हुए हैं। वो उनके सामने हाथ जोड़ कर कहने लगी थी, 1 मिनट सब्र करो भी। हाँ क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं करो तो फिर ठीक है, मैं करूँगी निकाह से, आप अब्बू को छोड़ दो। उसकी बात काट कर जल्दी से कहने लगी थी। तो हाथ भी मुस्कुराया और फ़ोन पर मना कर दिया था। रहने दो, अभी गुफार साहब ने जीना है। वह मुस्कुरा कर कहता हुआ फ़ोन में काट
कान से हटाकर सोहा को देखने लगा जो रो रही थी। निकाह जब होना ही था तो इस सब ड्रामे का क्या मतलब, और आइंदा के बाद मेरे सामने रोना मत, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। उसके एक गाल से आंसू साफ करते हुए कहने लगा, जिस पर सोहा जल्दी से अपना दूसरा गाल भी साफ कर किया था। गुड, अब चलो और जल्दी से साइन करो, वरना मैं करूँगी। सोहा इसके साथ चली गई और कहते ही इसके साथ चल दी थी, जिस पर देहान ने संजीदगी से चलता। आखिर में जीत इसी की हो रही थी। सर, आपने बुलाया? सोहा दखान के ऑफिस में आकर सामने खड़ी होकर पूछने लगी। हाँ, मैंने बुलाया था, आओ बैठो। वो फाइल बंद करके से कहने लगा था, नहीं आप ऐसे ही कह दें, मुझे भी काम इसका न जाने कि उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। पहले तो नहीं होता था, मगर अब इसे देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। बैठ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बैठा हूँ और तो मेरी बीवी खड़ी हो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तो सोहा होंठ पीट कर बैठ के दीजिए, 3 बजे तक हमने जाना है, एक दोस्त के घर पार्टी है, तो तुम रेडी रहना। जिस बात के लिए इसने बुलाया था वो कहती थी, मगर सोहा इसकी बात पर फ़ौरन से देखने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, अगर घर वालों को पता चल गया अच्छा भी नहीं लगता कि मैं आपके साथ कहीं जाऊँ। तुम किसी गैर के साथ नहीं, अपने शौहर के साथ जा रही हो, और घर वालों की फिक्र ना करो, इन्हें पता नहीं चलेगा। हम 6 बजे तक आ जाएंगे। मुझे पता था तुम डरोगी, तभी मैंने तुम्हारी वजह से दोपहर में पार्टी रखवाई है। उसकी बात सुनकर कहने लगा, जिस पर सोहा सोच में पड़ गई थी। ज़्यादा मत सोचो, उठो, अभी चलना है। उसे सोचों में देखकर खड़ा हो गया था। क्या मतलब अभी चलना है? अभी तो 12 बज रहे हैं, 3 बजने में तो भी काफ़ी वक्त है। वो इसे उठता देखकर सर उठाकर कहने लगी, मुझे मालूम है, मगर क्या तुम इस हुलिये में जाओगे? इसके लिबास पर तंज अंदाज कर मैं बोला था, जो सादे से सूट पर वही हमेशा वाली काली चादर लिए हुए थे। मतलब कैसा हुलिया? वो दखान के कहने पर अपने कपड़ों को देखने लगी, जिस पर ध्यान मुस्कुराकर पास आया था। मतलब ये कि मेरी प्यारी बेगम के अगर कि हम वहाँ पार्टी में जा रहे हैं, किसी की मैयत में नहीं। जो इतने सादे से सूट में जाओगी मेरे साथ? और पैंट की जेबों में हाथ डाले इसके सामने थोड़ा झुक कर कहने लगा था, जिस पर सोहा कुर्सी पर थोड़ा सा ही सही होकर बैठी थी, और बैठती तो वो सही थी, मगर दहान के यूं झुकने पर सही हुई थी। मैं समझी नहीं आपकी बात। वो नज़र नीचे करके कहने लगी तो दहान को इसकी यह अदा बहुत अच्छी लगी थी। वो सीधा होकर से कहने लगा, मैं पहले तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा, वहाँ से तुम अपने लिए कोई अच्छा सा सूट ले लेना, फिर हम पार्लर जाएंगे, जहाँ मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बात कर ली, और अब कोई सवाल नहीं, जल्दी चलो। उसे सारा कुछ बताकर इसके साथ चलने से पहले ही कह दिया था, जिस पर सोहा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मूर्ति क्या ना करती, मजबूरन जाना पड़ा इसके साथ। यार क्या मुसीबत है, अभी तक आई क्यों नहीं? और मैं पागल हूँ जो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, जो कब से बैठकर थक गया था, तंग आकर गाड़ी से उतरा। पार्लर की तरफ जाता ही कि वहाँ से आती सोहा नजर आई थी, जिसे देखकर वो दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। सोहा जो समझ रही थी कि किसी फिल्म की तरह दिखाने से देखकर फ्रीज हो जाएगा, अब इसे ऐसे वहाँ वापस जाते देख इसका दिल टूट गया था। मैं क्यों इनके बारे में ऐसा सोच रही हूँ? वैसे भी ये रिश्ता अब इस आरसी ही है, मुझे नहीं सोचना ऐसे। वो अपनी सोच को छुड़ा कर गाड़ी की तरफ आ गई थी। इतनी देर लगा दी, मैंने कहा था जल्दी आना। दखान गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहने लगा, सर वो दखान, मुझे दखान कहोगी? क्या कहोगी? दहान इसकी बात बीच में काट कर बोला था। दखान, गुड, अब तुम्हारे मुंह से दोबारा सर का लफ्ज़ ना सुनो। दहान सामने देखते हुए से कहने लगा तो इस पर उस बात में से हिलाकर बाहर की तरफ देखने लगी। चले जी बेगम साहिबा, हमारी मंजिल आ गई है। दखान ने गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रोक कर सोहा को मुखातिब कर किया था, जो बाहर की तरफ देख रही थी। आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते? कभी मैनेजर साहिबा तो कभी बेगम साहिबा, क्यों? वो आरिस से पूछने लगी तो दखान इसके सवाल पर मुस्कुरा दिया। मैनेजर साहिबा इसलिए क्योंकि एक दफ़ा आपने मुझे मेरी ही कंपनी की मैनेजर बन के डांटा था, और बेगम इसलिए क्योंकि आप मेरी मनकूहा हैं। आप मेरा नाम भी तो ले सकते हैं, यूँ तंज़ करना ज़रूरी है क्या? और न जाने कहाँ से इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो इसके सामने बोल रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है। तभी वो कंधे झुकाकर बोलता गाड़ी से उतर गया था। अजीब इंसान, इतना प्यारा नाम है मेरा तो। वो दहान की गाड़ी से उतर जाने के बाद बड़बड़ाई, तभी इसकी साइड का दरवाज़ा खोला था। इसमें अजीब की क्या बात है बेगम साहिबा? नाम अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। दखान इसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था, तभी कहता। वो सोहा शर्मिंदा हुए बगैर गाड़ी से उतरी थी। वो दोनों साथ ही फैसले के बंगले में दाखिल होते सोहा की नज़र राउंड में जाती गई थी, जहाँ पार्टी का इंतजाम किया गया था, जहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ खुश खबरों में मसरूफ़ थे। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस दहान। फैज़ जो कुछ लड़कों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, दहान और सोहा को आता देखकर मुस्कुराते उसके पास आया था। थैंक यू, दहान ने खुशदिली से जवाब दिया था, जबकि सोहा बस मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया था। अस्सलाम वालेकुम दखान भाई, कैसे हैं आप? ये आपकी वाइफ है एलिया। इनके पास आकर दखान को सलाम करते हुए सोहा की तरफ देखने लगी थी। ये जी मेरी वाइफ है सोहा। दहान सोहा की तरफ देखकर बोलने लगा तो एला भी आगे हुए से हक करने लगी थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सोहा, मैं फैज़ की वाइफ हूँ। वो सोहा से हेलो को कहने लगी तो सोहा को भी प्यारी सी लड़की अच्छी लगी थी, जो ब्लू कलर की मैक्सी में
बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। दहान भाई आप बुरा ना माने तो मैं सोहा को अपने साथ लेकर जाऊँ, यहाँ बोर हो जाएगी। ये एलिया दहान से पूछने लगी तो सोहा इसकी तरफ देखने लगी थी। दहान एक नज़र सोहा को देख इस बात में सर हिला दिया तो एलिया मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ कर अंदर की जाने लेकर बढ़ गई थी। सोहा तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वो उसके पास आकर पूछने लगा तो सोहा अपने बैग की तरफ इशारा करने लगी थी जो उसके हाथ में ही था। अच्छा चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ जाता ही कि सोहा से हाथ छुड़वा लिया था। क्या हुआ? दहान को उसका यूं हाथ छुड़वाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो घबराते हुए पूछने लगी थी जिस पर दहान को गुस्सा आ गया और वो चलो मेरे साथ इसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ ले गया था। ये आप मुझे रूम में क्यों लाए हैं? दहान इसे एक रूम में लाया था जिसे देखकर वो खौफजदा हो गई थी। लो भला अब ये भी बताओ कि रूम में क्यों लाया हूँ? पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इसकी तरफ बढ़ा था कहता हुआ जिस पर सोहा अपने कदम पीछे लेने लगी थी। देखें आपने कहा कि ये निकाह कागजी होगा और अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। वो थूक निकल कर मुश्किल से अपनी उंगली दिखाते हुए कहने लगी थी अच्छा मैंने ऐसा कहा था मगर मुझे तो याद नहीं पड़ता। वो कद्दे उचकाकर इसकी तरफ आस्ता आस्ता बढ़ा था। आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते, अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं सही सोचती थी आपके बारे में। आप एक हौस परस्त इंसान है जो अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखने की? तुम खुद को समझती क्या हो? बस तुम ये दुनिया में हसीन लड़की बची हो जिसका मैं तलबगार रहूंगा। अरे तुम जैसी लाख लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अभी एक नोट की गड्डी फेंकूंगा ना, न जाने कितनी लड़कियां मेरे कदमों में आ जाएंगी। वो शदीद गुस्से में इसका मुंह दबोच कर दहाड़ा था जिससे सोहा पीछे दीवार से जा लगी थी। छोड़े मुझे। बहुत मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई थी। सोहा को लगा था अगर अभी इसका हाथ इसके जबड़े से नहीं हटा तो उसका जबड़ा टूट जाएगा। आइंदा के बाद मेरे बारे में ऐसे सोच रखी या फिर मेरे सामने ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। वो एक झटके से इसका मुंह छोड़कर दांत पीस कर कहने लगा जिस पर सोहा अपने आंसू साफ करने लगी और जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। अब जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ जब तक मैं इधर ही तुम्हारा वेट करता हूँ। वो गुस्से से कहने लगा। फौरन अपना बैग उठा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी और वो वहीं सोफे पर बैठ गया। उफ यार इतना थक गया हूँ। थकान आते ही बेड पर थम सा लेट गया था। फिर कुछ याद आने पर उठकर लैपटॉप उठा लिया। इसकी उंगलियां लैपटॉप पर चलती रही थी। फिर जब इसे अपने मतलब की चीज़ नजर आई तो इसकी आंखों में चमक जबकि होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। परफेक्ट दखान दुरानी अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस सुहा एक मौके का इंतजार है। अपना जाने वो कौन सा मौका होगा जो मेरे हाथ लगेगा। वो सामने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहने लगा जहाँ स्क्रीन पर 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट सोहा का रूम दिखाई दे रहे थे। दहान कुछ देर तक ऐसे ही सोहा का रूम देखता रहा जहाँ सोहा आराम से सो रही थी। वो वैसे इसे देखकर जब बोर हो गया तो लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा एक सिगरेट उठा लिया और लबों से लगाकर लाइटर की मदद से जला लिया था। वो थोड़ा सुकून था। इसे न जाने किस चीज़ की इतनी खुशी थी इस बात की कि सोहा ने इसे इजहार मोहब्बत किया है। लेकिन सोहा का इजहार मोहब्बत करने से इसे क्या फ़ायदा होगा? अब ये तो दहान को ही पता था। 1 मिनट मेरा इंतज़ार तो कर लेते, मेरे बगैर ही मंगनी शुरू कर दी। साइम सोहा का हाथ पकड़े रिंग पे ना ही रहा था कि दहान की आवाज़ सोहा अपना हाथ फ़ौरन खींच लिया था। हैरानगी से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ दहान चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट लिए दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा हुआ था। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? और हम तुम्हारा इंतज़ार क्यों करते हैं? राशिद साइम के वालिद ने माथे पर बल डाले पूछा था। मैं कौन हूँ? अच्छा सवाल है। वो अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए सोहा की तरफ देखता जबकि सोहा हैरानगी से इसे देख रही थी और घबरा भी गई थी। मैं सोहा का शौहर हूँ। वो सोहा को देखते कहने लगा। वहाँ मौजूद सब लोग ये अल्फाज सुनकर अपनी जगह मुंजमद हो गए थे जबकि सोहा दहान को नम आंखों से देख रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? रहान गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा था जबकि कशा माथे पर बल डाले से बचाने की कोशिश कर रही थी। जी साले साहब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो दांत पीसते हुए रूहान की तरफ देख रहा था। गुफार ये लड़का क्या कह रहा है? सोहा का निकाह पहले ही हो चुका था तो उसकी मंगनी क्यों कर रहे हो? अंबर गुस्से से गफ़ार को कहने लगी थी। नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर निकाह हुआ तो हम मंगनी क्यों करते? अरे अंकल आपको नहीं पता हमने 5 महीने पहले निकाह कर लिया था। ये देखें निकाहनामा, बल्कि आप रहने दें। आप देखें। तखान ने निकाहनामा गफ़ार की तरफ बढ़ाते हुए एकदम से साइम की तरफ कर दिया था। सोहा आंखों में आंसू लिए तखान को देख रही थी जिसकी होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। ये तो असली निकाहनामा है। साइम गुस्से से निकाहनामा सामने करते हुए टेबल पर फेंक कर कहने लगा। अरे आराम से, तमीज़ नहीं है क्या? तखान निकाहनामा उठाकर कहने लगा। सोहा ये क्या लड़का ठीक कह रहा है क्या? तुमने इसे निकाह किया है? आसिया जो दो दिन से सोहा के रवैये की वजह जानने की कोशिश कर रही थी। वजह जानने पर सोहा के पास आकर पूछने लगी। अम्मी बोलो सोहा क्या तुम इसकी बीवी हो? आसिया से झंझोड़ कर पूछने लगी और बाकी सब सोहा के बोलने के मुंतज़िर थे जबकि तखान मुस्कुराता हुआ सोहा को देख रहा था।
हाँ, वो रुतु इस बात में सरीला गई थी, तो वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी जगह सख्ते में चला गया था। चटाक वो कह रहे, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अपने भाई बाप का ख्याल नहीं आया? आसिया इसके मुँह पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, जिससे वो गिरते-गिरते बची थी। हमें चले यहाँ से। अच्छा हुआ हमें इसकी असलियत पहले पता चल गई। साइम अपनी माँ का हाथ पकड़े सुहा को गुस्से से देखकर बाहर की तरफ चला गया और बाकी सब भी सुहा को नफ़रत से देखकर इसके पीछे जाते रहे थे। आप लोगों ने नहीं जाना? तो खान जो 2-3 लोगों को भी खड़े देख रहा था, जिस पर वो लोग हकारा से दोनों को देखकर बाहर चले गए। अब बस घर में घरवाली मौजूद है। सुहा, ये क्या किया तुमने? गुफ़ार अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहने लगे, जिस पर सुहा रोते हुए इनके पास गई थी। अब वो मैंने खुशी से नहीं किया ये निकाह, और ये निकाह बस कागज़ी। आपकी तबीयत ख़राब थी तो मैं इनसे पैसे मांगने गई थी और उन्होंने कहा बस कर दो। सुहा, तुम भी क्या पूरी कहानी सुनाने लग गई हो? और आप लोग क्या देख रहे हैं? दामाद पहली बार घर आया है, इज़्ज़त तो क्या देनी? बैठने का भी नहीं बोला। वो हाथ के इशारे से सोहा को चुप करवाता हुआ कहकर गुफ़ार और बाकी सबकी तरफ देखकर कहने लगा, जब सोहा को दखान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसने इसकी और इसके घरवालों की इज़्ज़त को 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम भी। अंकल, हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता, आपकी बेटी ही गलत थी। वो गुफ़ार के ही अल्फाज़ ने लुटा रहा था, जिस पर हैरान हो रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन को फंसाने की? रूहान गुस्से से आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ चुका था। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरी बहन को फंसाने की, ऐसे ही मैंने भी हिम्मत कर ली तुम्हारी बहन को फंसाने की। अपने गिरबान से इसका हाथ हटाकर तंज़ी अंदाज में कहने लगा, जिस पर रूहान का हाथ इसकी बात सुनकर इसके गिरबान से ढीला पड़ा था। वहीं सोहा बेयकीनी से दहान को देखने लगी। दहान का शव, जो कब से सोच रही थी ये कौन है। अब इसकी बात सुनकर इसे फ़ौरन याद आया था। अरे ऐसे कैसे याद देख रही हो? क्या ज़्यादा ही प्यारा लग रहा हूँ? दहान सबको अपनी जानिब मतवज्जा करके बोला था। कौन कौन हो तुम? गफ़ार अटकते हुए बोला था। क्यों, आपके बेटे ने मेरी बहन के अलावा भी किसी और को फंसाया था, जो आपको मैं याद नहीं रहा? वो इन पर तंज करता हुआ बोला था। रूहान गुफ़ार, में राबिया दुरानी का भाई हूँ, दखान दुरानी। वो मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ करवा रहा था। सोहा तो कुछ बोल ही ना पाई थी। जब वो जिससे मोहब्बत कर बैठी थी वो कौन निकला? एक बदला लेने वाला धोखेबाज। राबिया, इसने खुद छोड़ा था मुझे। वो थी ही ऐसी, वो धोखेबाज थी। रूहान को राबिया के नाम सुनकर गुस्सा आ गया था। वो धोखेबाज थी। अगर धोखेबाज होती तो अभी जिंदा होती। दगान ने इसकी बात सुनकर गुस्से से चीखा था। क्या मतलब? कश्यप इसकी बात सुनकर फौरन से पूछने लगी। मतलब ये कि इस रूहान की वजह से इसने खुदकुशी कर ली थी। दहान के अल्फाज पर सुनकर रूहान कश्यप की तरफ देखने लगा, जो इसकी बात सुनकर मुंह पर हाथ रखने लगी थी। क्या राबिया? रूहान राबिया की तो खुदकुशी का सुनकर हैरान रह गया था, और वो जो समझ रहा था कि वो किसी से शादी करके खुश होगी, अब इसकी मरने की खबर सुनकर, इसकी वजह से मरने की खबर सुनकर वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। अब मैं अपनी बहन का बदला तुम्हारी बहन से लूँगा। तुम्हें भी पता चले कि बहन का दुख क्या होता है। रूहान दखान की बात सुनकर कश्यप की तरफ देखा, जो परेशान से लग रही थी। और रूहान फौरन समझ गया था कि कुछ तो हुआ था। अब इसे बाद में सोचना था कि क्या हुआ था। अभी इसे अपनी बहन को बचाना था। देखो, जो कुछ भी हुआ सो हो गया। अब तुम मेरी बहन को छोड़ दो, वो बहुत मासूम है, इसे किसी बात का इल्म नहीं है। रूहान दहान के आगे आकर आराम से कहने लगा था, जिस पर वो हंस दिया। वाह भाई, क्या बात है रूहान साहब, बहन का दुख हो रहा है, जबकि अभी तो इस पर एक होश में नहीं है। मेरी बहन जो मर गई है, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो मेरा क्या हाल हुआ होगा? मगर नहीं, तुम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारी बहन मरी थोड़ी है। दखान के अल्फाज से सोहा को जो दुख मिल रहा था, इस बात से अनजान थे किसे किस बात की सज़ा मिल रही है। वो दखान को बस ऐसे देख रही थी जैसे ही सोच रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मेरी बहन को तलाक दो। रूहाना हाथ ऊपर करके इसे कहने लगा, जो सजा इसकी बात पर हंस रहा था। इसे अभी भी सोहा का भी होश नहीं था, जो उसके हर पास से अल्फाज से हट हो रही थी। भाई सोहा, रूहान के अल्फाज सुनकर तरफ गई थी, जिस पर रूहान के साथ साथ उसकी तरफ देखने लगे। देखो रूहान, वफा, तुम्हारी बहन की हालत भी मेरी बहन की तरह होगी। अब अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये भी मर जाएगी, और मैं इसे मारना नहीं चाहता। दहान सोहा के बोलने पर हंसते हुए कहने लगा, और सोहा नम आंखों से रूहान को मना कर रही थी, जिस पर रूहान के साथ सारे घर वाले इसे गुस्से से देख रहे थे। एक तो रूहान इसकी जान बचा रहा था, और एक वो थी कि इस धोखेबाज के निकाह में रहना चाहती थी। सोहा, तुम अब भी इसके निकाह में रहना चाहती हो, जिसने मेरा बदला तुमसे लिया है? रूहान सोहा के पास आकर सख्त लहजे में पूछने लगा, जिस पर सोहा नजरें नीचे की आंसू बहाने लगी थी। मासूम, मैं इसे अभी कुछ नहीं पता, तुम इसे तलाक दो। रूहान सोहा को कुछ न बोलता देखकर दहान के पास आकर कहने लगा था। रूहान परेशान होकर रह गया था, और अब दहान इसकी परेशानी को खूब एंजॉय कर रहा था। पहले मैं ये सोच कर आया था कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को तलाक दूंगा। दहान की बात पर सोहा फौरन सर उठाकर बेयकीनी से देखने लगी, जो अब मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। दहान की मुस्कुराहट देखकर सोहा की आंखों से एक आंसू का आंसू निकल कर उसकी गाल पर बहा था। मगर यहाँ तो आकर पता चला तुम खुद तो चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँ। तभी मैंने सोचा कि मैं सोहा को तलाक नहीं दूंगा। दहान एक फैसले की तरफ अपना हाथ हिलाया था। चले, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, मैं आपसे एक चूज करना होगा। ओके? दहान ने सबको खामोश देखकर कुर्सी खींचकर टांग पर टांग रखे और बैठ गया था। कैसा ऑप्शन? गुफार साहब नासमझी से पूछने लगे थे।
जिस पर वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। पहला ये कि मैं सोहा को अपने साथ लेकर जाऊँगा, लेकिन फिर सोहा से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ना ही आपसे मिलेंगे, ना ही आप इससे कोई राब्ता रखेंगे, ना ही सोहा यहाँ आएगी। और दूसरा ऑप्शन ये कि सोहा सारी उम्र मेरे नाम पर बैठी रहेगी, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊँगा। मैं चला जाऊँगा बाहर और सोहा बस यहाँ आप लोगों के पास रहेगी, फिर इसकी शादी कहीं भी नहीं कर सकती। वो ऐसे ऑप्शन बता रहा था जैसे दोनों ही नामुमकिन थे। और दूसरा ऑप्शन ठीक है, हम खुला ले लेंगे। रूहान फ़ौरन बोला था, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो खड़ा होकर इसके पास आया था। मैं दुखान दुरानी हूँ, पाकिस्तान की टॉप कंपनी में शामिल दुरानी इंडस्ट्री का मालिक, और मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैं सारे वकीलों को खरीद लूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। वो इसकी रिक्वेस्ट बेस को ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा था, जिसका मतलब समझकर सब ही खामोश हो गए थे। तब आप लोगों ने फैसला करना है। वो सबको चुप देखकर पूछता और एक नज़र सोहा को भी देखता, जिसकी नाक और आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। मैं दूसरा ऑप्शन मानती हूँ। सोहा अपने आंसू साफ करने लगी थी। बेगम साहबा सोचने, फिर आज आप मुझे आखिरी बार देखेंगी, इसके बाद आप मुझे कभी नहीं देखेंगी। तो खान की बात पर एक आबरू उठाकर एक साइड पर स्माइल देता पूछने लगा, मैं खुद से आपका नाम अलग नहीं कर सकती। ये करने से मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती। मेरी कुल कायनात है। सोहा बोलती तो इसके हलक में एक आंसू का गोला अटक गया था। वो अब ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं। गुफार अपनी बेटी की बात सुनकर आसिया की तरफ बढ़े थे और रूहान अपने बाप की तरफ देखता। रूहान समझ गया था कि इसकी बहन दखान की मोहब्बत में बहुत आगे जा चुकी है। जबकि सोहा की बात सुनकर दखान की मुस्कुराहट सिमटी तो थी, मगर फौरन अपने आप को संभाल लिया था। बेगम साहब, आपको अपनी फैमिली और मुझमें से किसी एक को चुनना होगा। सोहा तुम्हारे साथ जाएगी और हम रिश्ता ख़त्म कर देंगे, सोहा से गुफार कहते हुए सोहा के साथ सबको हैरान कर गए थे। अब वो आप ये क्या कह रहे हैं? इसने सोहा को फंसाया है। तो सोहा गलत नहीं है। रोहन फौरन बाप के पास आकर कहने लगा तो आसिया भी इन्हें समझाने लगी थी, गुफार साहब ये क्या कर रहे हैं? हम सोहा को कैसे छोड़ सकते हैं? अब मैंने तो आपकी जान बचाने के लिए निकाह किया था, मुझे गलती समझ रहे हैं। सोहा अपने बाप के पास आकर रोने लगी। काश मैं इसी वक्त मर जाता तो आज नहीं वो मेरी इज्जत नहीं मरती। वो सोहा को देखकर गुस्से से कहने लगे, वो ऐसा तो ना कहें। सोहा, तुम्हें पता है कि बेटी के लिए बाप के लिए ज़रूरी है कि इसकी बेटी इसकी इज्जत रखे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे इसके बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाए। वो कहते हैं तो सोहा रोने लगी। वो सही तो कह रहे थे, इसे कहाँ इसकी इज्जत रखी थी। तुम मेरी जान बचाने के लिए इतनी पागल होगी कि तुम्हें मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। वो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। प्लीज़ आप भाई भाभी आप समझाएं ना अब्बू को। सोहा पागलों की तरह सबके पास जाकर बारी बारी बोलती है। तो खान इन सबके इमोशनल सीन देखकर अपना कान खो जाता। इसको देखकर लग रहा था वो ये सब देखकर बेजार हो गया है। सोहा चलो यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। गुफार गुस्से से दौड़े था। वो नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। सोहा रोते हुए इनके पास कदमों में बैठ गई थी। सोहा चली जाओ, वरना वो भी कह रहे थे कि इनके दिल में दर्द उठा था, जिसे वो कम करने के लिए अपने दिल की जगह पर हाथ रख कर वही कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। अब अब्बू क्या हुआ आपको? रोहान फौरन अपने अब्बू के पास आया तो सोहा भी खड़ी होकर बाप के पास आई थी। रोहान से कहो यहाँ से चली जाए, वरना वरना मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। वो दर्द की शिद्दत से कहते हुए सोहा रोते हुए रोहान को देखने लगी थी। अब ये बाद में देखेंगे, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रोहान कहते बाहर की तरफ जाता और दुकान दोनों हाथ बांधे सबको देख रहा था। इसमें इतना ना हुआ कि आगे बढ़कर देख ही ले कि सोहा का चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो खुदा का वास्ता चली जाओ यहाँ से, तो तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। गुफार सोहा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते तो नफ़ी में सरी आ गई थी। सोहा चली जाओ, छोड़ दो अपने बाप की जान जीने दो। इसे आसिया भी गुस्से में आकर इसे धक्का देती, जिससे बर वक्त दहान थाम लिया था। ये इज्जत है तुम्हारी, तुम्हारी तुम अब भी इनके पास रहोगी, चलो मेरे साथ। दहान इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा था। फिर किसी जानने से ख्याल से रुककर गुफार की तरफ देखा। तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा था, अंकल आपने कहा था ना कि आप अपनी बेटी की तरबियत ऐसी करेंगे कि वो रात के अंधेरे में भी घर से नहीं भागेगी। आपने सही कहा था, और आपने अपनी बेटी की तरबियत इतनी अच्छी की है कि इसने रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में मुझसे निकाह किया, और अब दिन के उजाले में घर से जा रही है। वो कहता सोहा का हाथ पकड़े बाहर की तरफ चला गया था। सोहा भी चुपचाप इसके साथ चली गई थी। अब इसे पता चल गया था कि अब इसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। इसकी वजह से आज सब खानदान वालों के सामने इसके बाप और भाई का सर झुक गया था। दरवाज़ा खोलो, दहान अपने कमरे के सामने खड़ा कहने लगा। तो सोहा पहले से ना समझी से देखती रही है क्या कह रहा है। जी आई सेड ओपन द डोर। वो गुस्से से दौड़ा तो सोहा फौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती, जिस पर दहान दरवाज़ा खोलने पर एक विसिली नज़र उस पर डालकर अंदर दाखिल हुआ। चलो मेरे शूज़ उतारो। वो सोफे पर बैठकर अपनी दोनों टांगों इसके सामने रखकर टेबल पर रखते, जिस पर सोहा ने आगे बढ़कर नीचे बैठकर इसके शूज़ उतार रहे थे, और दहान मुस्कुराता हुआ बंद आंखें किए पीछे टेक लगा लिया था। मेरी घड़ी भी उतारो। सोहा दहान के शूज़ उतार कर खड़ी हो गई थी। वो अपना हाथ आगे करके एक नया हुक्म दे रहा था, जिस पर सोहा अपना गुस्सा जब्त करके इसे हाथ घड़ी उतारने लगी। नीचे लेफ्ट साइड पर किचन है, वहाँ जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ।
फ़ौरन सुहा भी मुड़ रही थी कि दहान ने एक और हुक्म दिया था, दहान मैंने कपड़े चेंज करने हैं। वो अपनी बाहरी जोड़े की तरफ इशारा करते कहने लगी। दहान ने आंखें खोल कर उसे देखा था। ठीक कह रही हो, वो कहता उठ खड़ा हुआ था। इलाही बख्श वो इसको आवाज़ देता तो जिन में इलाही बख्श किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था। जी साहब, आपने वो आता ही कहता कि दखान के कमरे में एक लड़की और वो भी दुल्हन की तरह तैयार हुई लड़की को देखकर हैरान रह गया था। इलाही बख्श, तुम्हारी बहन के पास कोई पुराने कपड़े होंगे? वो पूछता तो वो इलाही बख्श नासमझी से मना करने वाला था, जबकि सुहा से गुस्से से देख रही थी। नहीं साहब जी, इसके पास तो नहीं है। वो सुहा को देखकर कहने लगा, अच्छा तो इससे कोई एक सूट ला कर दो, उन्होंने इन्होंने पहनना है। वो सुहा की तरफ इशारा करने लगा तो सुहा अपना गुस्सा जब्त कर नहीं पाई थी। आपने समझ कर रखा है मुझे, मैं क्या किसी के भी कपड़े पहन लूँगी? कभी मुझसे जूते उतरवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। सुहा गुस्से से कहती, दहान ने इसकी हैरत पर जुर्रत पर हैरान हुआ था, जबकि इलाही बख्श तो सुहा के लिए दुआ कर रहा था, क्योंकि दहान के सामने इतनी ऊँची आवाज़ में बात करना मतलब अपनी शामत बुलाना है। मुझे नहीं रहना यहाँ आपके साथ, मैं जा रही हूँ। वो कहते ही बाहर की तरफ बढ़ी थी। मैं वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दहान खड़े हुए गुस्से से दहाड़ा था। नहीं तो क्या कर लेंगे, आप मुझे मारेंगे? सुहा इसके सामने खड़ी होकर कहने लगी। इलाही बख्श, रूहान गुफार को जाकर गोली मार दो। दहान ने सुहा की आंख में देखकर गुस्से से कहने लगा और दहान की बात सुनकर सुहा के माथे पर बल पड़े, एकदम ठीक हुए थे। नहीं मेरे भाई को, नहीं मेरे भाई को। इलाही बख्श, तुमने सुना नहीं? रूहान गुफार को गोली मार दो और याद रखना वो मरना नहीं चाहिए। इसकी टांग पर इतनी गोलियां मारो कि मैं मजबूर हो जाए। दहान गुस्से से दहाड़ा था, जिस पर इलाही बख्श काम गया था। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जाओ। इलाही बख्श उसे कहता हुआ इलाही बख्श को कहने लगा था तो वो सर हिलाता बाहर की तरफ चला गया। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें दहान, प्लीज़ रोक लें इन्हें। इलाही बख्श के पीछे आते हुए वो कहने लगी थी। दहान के वो आवाज़ लगाने लगी, तुमने सुना नहीं? जाओ रूहान को गोली मार दो। दहान ने फिर से कहा था, नहीं प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा यहीं रहूँगी। आप रोक देने। सुहा रोते हुए दहान का हाथ पकड़ते कहने लगी थी, तुम नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगे ना इलाही बख्श? मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। दहान ने इलाही बख्श को दोबारा से उकता देकर अपने कमरे की तरफ गया और वहाँ वापस आया तो उसके हाथ में एक गन थी, जिसे देखकर सुहा का खून खुश्क हो गया था। दहान, ऐसा ना करे, मैं नहीं जाऊँगी कभी भी। सुहा से पकड़कर सीढ़ियों उतरते कहने लगी थी और दखान गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रहा था। दखान, खुदा का वास्ता है रुक जाए, माफ़ कर दे, मैं आपसे आज से बात की। सुहा जल्दी से कहा, बाजू पकड़ते रोते बोली थी, मैं कैसे मान लूँ कि तुम अब जाने की बात नहीं करोगी? दहान रुक कर से देखने लगा, जिस पर सुहा ने जल्दी से आंसू साफ किया, अगर मैंने दोबारा बात की तो अब कुछ भी कर देना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम जाओ। दखान इलाही बख्श को जाने का कहकर सुहा की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा था। अगर तुमने दोबारा मेरी कैद से निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। तुम्हारे पर तो तुम्हारे भाई और बाप है ना। वह इसके बालों को कान के पीछे करते मुस्कुराता हुआ कहता ऊपर की तरफ चला गया था। सुहा रोते हुए वहीं बैठ गई थी। कश्यप, मुझे सही सही बताओ, किस दिन क्या हुआ था? रूहान कश्यप के सामने बैठा से जवाब को मुंतजिर था, जो नीचे मुँह किए अल्फाज जोड़ते हुए इसे समझ नहीं आ रही थी क्या जवाब दे। रूहान को कश्यप, झूठ बंद बोलना, जो बात है वही बताना। रूहान इसकी बात काट कर गुस्से से बोला। रूहान, राबिया को वो भी बता ही रही थी कि किसी के बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, फिर अहमद के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूहान और कश्यप दोनों बाहर गए थे। या अल्लाह खैर, ये कैसे गिर गया? कश्यप और अहमद के सर से खून निकलता देखकर फौरन से उसे अपने गोद में उठाने लगी थी। रूहान, इसे अस्पताल लेकर जाओ, कि देखोगे तो खून निकल आया से रूहान को कहती तो सर हिलाता कश्यप की गोद से अहमद को लेता बाहर की तरफ बढ़ गया था। उसके पीछे कश्यप भी गई थी। ये आपकी हवेली है? सोहा दखान से पूछने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया था। सोहा मुस्कुराते इस हवेली को देख रही थी जिसमें वो दाखिल हो रही थी। बीच में इनकी गाड़ी में चढ़ रही थी और दोनों साइड पर हरियाली। हवेली बहुत बड़ी थी और एक साइड देखती जहाँ बहुत रंग बिरंगे फूल थे, तो एक जगह आम के दरख्त लगे हुए थे, कहीं अमरूद तो कहीं अनार के दरख्त लगे हुए थे। अब हवेली की थोड़ी अंदर जाते गाड़ी तो सोहा की नज़र कुछ लड़कियों पर गई थी जो खेल रही थी। अक्सर वो भी अपने घर में सैफ के साथ ये खेल खेला करती थी। ये खेल ऐसा था जिसमें हम चौक की मदद से ज़मीन पर डब्बे बनाते हैं और फिर इसमें से किसी एक डब्बे में पत्थर फेंक कर एक पाँव से डब्बों में जंप करते हैं। वो इन्हें सोचों में थी कि गाड़ी एकदम से रुकी थी और जब सुहा देखती तो दहान गाड़ी से उतर रहा था। वो भी इन्हें लड़कियों को देखते हुए जब भागते हुए इनकी तरफ आ रही थी। तो मैं इन्विटेशन देना पड़ेगा कि गाड़ी से उतरो। दहान इसकी तरफ का दरवाज़ा खोले गुस्से से कहने लगा, जिस पर वो शर्मिंदा होती बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। दहान भाई ज़हरा करीब आकर कहने लगी, मगर फिर इसके साथ अनजान लड़की को देखकर ज़ोहा को देखी, जो खुद इसे हैरत से देख रही थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम सब? वो बगैर मुस्कुराए कहने लगा था, ठीक हम सब। ये कौन है? ज़ोहा पूछने लगी।
तो दखान जोहा की तरफ देखने लगा था, ये सोहा है। वो बस इतना बता कर अंदर की तरफ बढ़ गया था। सोहा भी इसके पीछे जा के थी। सोहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। यानी दखान और सोहा की बुझ को देखकर कहने लगी, मुझे लगता है दहान भाई ने शादी कर ली है। ज़ोहरा अपना अंदाज़ा लगाते हुए कहने लगी तो एनी और सोहा इसको देखकर फ़ौरन अंदर की तरफ गई थी और ज़हरा हवेली की दूसरी साइड पर जहाँ आहत और अदनान थे। वो लोग जब अंदर आए तो दखान दादी के सर से प्यार ले रहा था और सोहा इसके पीछे नज़र झुकाए खड़ी थी। ये है वो लड़की। ज़ोहरा आहत को कोनी मार कर कहने लगी, जिस पर सोहा अब इसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। तुम्हारे पीछे कौन है? दादी इसको प्यार देने के बाद सोहा की तरफ देखकर पूछने लगी तो इसी का जवाब सुनने के लिए वहाँ सब खड़े थे। दादी, ये बेसहारा है। दखान के वापस सोहा ने सर उठा के से देखा कि कैसे इसने इसको बेसहारा बना दिया था। मेरे लाहौर वाले बंगले में काम करने आई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ सारे मर्द होते हैं, तभी मैं इसे यहाँ ले आया। शुक्र है दखान, वरना मैं तो डर गई थी। रुखसाना दखान की बात सुनकर कब का रुका हुआ सांस बहाल करने लगी। मैं भी, आमना भी कहती तो सारे छोटे भी एक ज़ुबान होकर बोले थे और हम भी। ज़ोहरा, तुझे तो हम बाद में पूछते हैं। अदनान ज़ोहरा को गुस्सीली नज़रों से देखकर कहने लगा, जिस पर अपने दांतों की नुमाइश करने लगी थी। अच्छा अच्छा, इधर आ बेटा। दादी प्यार से सोहा को पास बुलाया था और सोहा एक नज़र दखान को देखकर इनके पास गई थी। मेरे पास बैठो। वैसे अपने पास तख्त पर बिठाने लगी। दादी हमेशा तख्त पर ही बैठती थी, तुम इसे अपना ही घर समझना। तुम्हें यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ जोहा, एनी और ज़हरा रहती हैं, अब भी तुम ऐसे ही रहोगी। दादी प्यार से इसके गाल बाहर रखते हुए कहने लगी तो वो भी मुस्कुराती थी। नहीं दादी, ये बहुत खुददार है, ये यहाँ से नहीं रहेगी। इसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं वहाँ कोई काम नहीं कर मैं वहाँ काम करूँगी तभी रहूँगी। दहान दादी की बात सुनकर फ़ौरन कहने लगा। दादी सोहा की तरफ देखती जो नज़रें नीचे किए हुए थे। अच्छा फिर तुम एक काम करना, किचन देख लिया करना और मेरी दवाइयों का ख्याल रख लेना, ठीक है? वो कुछ सोचकर कहने लगी तो सोहा इस बात में सिर हिला के, जबकि दहान गुस्से से सोहा को देख रहा था। बानो, जाकर ज़रा छत साफ करते, रात बारिश बहुत हो गई है, सारी छत गंदी हो गई है। दादी अपने तख्त पर बैठी बानो को हुक्म दे रही थी। इस पर बाद में सर हिलाते ऊपर की तरफ चलती थी। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? दखान ऊपर से पेंट कोट पहने नीचे आया था। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ। तो बता कहाँ जा रहे थे? आशा होकर दादी गौर से देखकर थोड़ी पे हाथ रखते पूछने लगी थी। दादी, लाहौर जा रहा हूँ, इधर काम है, बहुत बड़ा है, तो फिर आया ही मत किया करो, जाने की पड़ी रहती है। दादी मुँह बनाकर कहने लगी। मुस्कुरा दिया था। तौबा है, इतनी कीचड़ हो गई है, अकेले तो साफ नहीं होगी, सोहा को साथ लगाना पड़ेगा। बानो भी छत को देखते हुए कहने लगी थी। नीचे आने के लिए मुड़ रही थी कि उनकी नज़र एकदम एक कोने पर जाकर रुक गई थी। ये क्या है? वो आके देखी तो सोहा को ये देख इनकी आंखें बड़ी हो गई थी। सोहा सोहा, तुम ठीक तो हो ना? सोहा उठना। दादी बड़े साहब पर जी जल्दी ऊपर आए। बानो कहती हुई जोर से आवाज़ लगाने लगी थी। ये क्या हुआ? दादी बानो की आवाज़ें सुनकर खड़ी हो गई थी। दहान भी माथे पर बल डाले ऊपर की तरफ बढ़ा था, जबकि आहत ऊपर अपने कमरे के सामने ही होता था। तो बानो की आवाज़ सुनकर फ़ौरन इनकी तरफ भागा था। क्या हुआ? बानो भी आहत ऊपर आकर इनसे पूछने लगा कि नज़र सोहा पर पड़ी तो हैरान रह गया, जो बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ? आवाज़ क्यों लगाई? दखान भी ऊपर आकर कहने लगा। तो बानो भी सोहा का सर अपने गोद में लिए इसका गाल तब दबा रही थी। वो जो आ रहा था सोहा को देखकर वहीं रुक गया था। ये यहाँ क्या कर रही है? सोहा 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 उठो। आहत फिक्रमंदी से इस पर झुक कर गया था। पीछे हटो तुम। सोहा उठो। सोहा आंखें खोला। दखान आहत की शर्ट को पीछे से खींच के इसे सोहा से दूर करता खुद इसके पास बैठा था, इसे नीचे लेकर जाते हुए, तुम डॉक्टर को फ़ोन करो, खुद ही कर लो। आहत गुस्से से कहता हुआ नीचे की तरफ चला गया था। दखान गुस्से से इसे जाते हुए मोबाइल निकालने लगा, जबकि जोहा, बानो भी और रुखसाना सोहा को उठाया नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे। अचानक कब से बेचारी बारिश में थी। दादी कहती वो दखान के हाथ में मोबाइल पर नंबर मिलाते हुए रुक से गए थे। सब इस वक्त सोहा के कमरे में मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर क्या जवाब देता है जो इसे चेकअप करने आया है। डॉक्टर कभी इसकी कलाई पकड़ के नब्ज़ से चेक करता तो कभी कान में आला लगा इसके दिल की धड़कन चेक करता। दखान जो कब से यूं करता देख रहा था, गुस्से से आगे बढ़कर इसके कान से आला हटाकर, जिस पर बेचारा डॉक्टर चौंक गया था। कितनी बार तुमने इसका हाथ पकड़ कर चेक किया है और कितनी बार दिल की धड़कनें चेक करोगे? दिख नहीं रहा वो सांस ले रही है? दखान सख्त लहजे में कहता है, जिस पर डॉक्टर भी गुस्से से खड़ा हो गया था। घर वाले दखान के अड़के पर बस माथे पर हाथ मार के रह गए थे। मिस्टर दखान, डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? तो डॉक्टर होगा तो क्या मैं किसी का भी हाथ पकड़ लोगे? दखान भी वैसे ही जवाब देता, इससे अच्छा इसे कहाँ अच्छा लगा था सोहा का यूं हाथ पकड़ना। दखान पागल तो नहीं हो गया? हटो, इसे देखने दो। दादी इसे पीछे करते हुए कहने लगी, जिस पर खूंखार नजरों से डॉक्टर को देख रहा था। आप चेकअप करें। आहत आगे बढ़कर कहता था। डॉक्टर अपना कोट दुरुस्त करते हुए बैठ कर पर्ची पर लिखने लगा था। इन्हें ठंड लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें गर्म खाना खिलाएं और हो सके तो ठंड से इनको दूर रखें। डॉक्टर कहते पर्ची आहत के सामने करने लगा, जिसे फौरन दहान आगे बढ़कर थाम लिया था और आहत बस घूरता हुआ रह गया था। डॉक्टर
हाँ डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ रहा हूँ। हाँ डॉक्टर का बैग उठाते बाहर की तरफ ले गया था। डॉक्टर एक नज़र दहान को गुस्से से देखकर बाहर चला गया था। इतनी प्यारी बच्ची है, न जाने क्या करने गई थी छत पर इतनी रात को। दादी सुहा के पास बैठ के उसके माथे पर हाथ रखे कहने लगी, जो अभी तक बेहोश से बेगाना थी, चलो आराम करने देते हैं, आ जाओ बच्चों। हमने सबको कहती हुई कमरे से बाहर जाने लगी थी। दहान, तुम गए नहीं लाहौर? फायजा को जाते हुए याद आया था तो इसे देखकर पूछने लगी, नहीं मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो सोचा एक दिन और रुक जाता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। फायजा मुस्कुराते हुए कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। तो दादी भी उठकर सोहा के ऊपर की चादर को ठीक करके बाहर रह गई थी। और दखान सोहा को गौर से देख रहा था। मैंने कहा था कि चली जाना, अब देखो बीमार पड़ गई ना। वो हौले से कहता खुद भी बाहर आ गया था। वो अब भी खुद को कसूरवार नहीं समझ रहा था। अब भी सोहा की गलती थी जो इससे खुद वहाँ बैठी रही और बीमार हो गई। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजर ही जाता है। हवेली में आए इसे आज 8 महीने हो गए थे, जिसमें दखान बस 3-4 बार ही आया था। वो अब ज़्यादातर लाहौर में ही रहता था। रूहान ने इस पर केस भी किया था, जिसमें वो नाकाम ही हुआ था। वजह दखान के पास पैसे की पावर थी और पैसा अच्छे अच्छे का मुंह बंद कर देता है। पता नहीं लोग पैसों के पीछे अपनी आखिरत क्यों खराब कर देते हैं, जब पता है कि सब माया है। फिर भी अम्मा, फिर क्या सोचा है आपने? अनवर और सारे बड़े इस वक्त दादी के पास इसके कमरे में बैठे थे, जब फायजा दादी को सोच में गुम देखकर पूछने लगी, तो खाना भी शादी नहीं करेगा? मैंने कल ही पूछा है, इसने कहा है पहले आहत की कर दें। तो आपने बात की आहत से वो राजी है? रुखसाना दादी को देखकर पूछने लगी थी। हाँ, मैंने दखान के बाद आहत को बुलाया था अपने पास। इसने कहा कि शादी कर ले, वो राजी तो हो गया है। मगर सोहा का सुनकर पहले तो चुप रहा, फिर कहा जैसे आपकी मर्जी हो सोहा, वो राजी है। आमना भी इसकी बात में सर आने लगी। नहीं, पहले दखान से पूछूंगी, वो खुद ही बात करेगा इससे, क्योंकि वही लाया है ना इसे। दादी सोचकर कहने लगी, तो आप बात कर ले, इसे क्या कहता है वो? एजाज फौरन कहते लगे और दादी इस बात में चली लाती, जिस पर अनवर दखान का नंबर मिलाकर दादी को दिया था। दखान ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, जब इसका मोबाइल बजा, जिसे देखकर इसने कान से लगाया था। दखान मसरूफ है बेटा क्या? दादी की आवाज़ मोबाइल में गूंजी थी। नहीं, आप बात करें। वो मसरूफ सा कहने लगा था, बेटा तूने तो अभी शादी करनी नहीं है, तो हम हाथ के बारे में सोचने। दादी कहने लगी तो वो सूखा सांस लेने लगा कि चलो शादी तो हो रही है इसकी, अब सोहा के आगे पीछे नहीं घूमेगा। चले ये तो अच्छा हो गया, लड़की पसंद कर ली। वो वैसे ही पूछ रहा था, जबकि इसे दिलचस्पी बिल्कुल भी ना थी। अरे अपनी सोहा है ना, इसी से करे हैं तो बता, तो राजी है? दादी का कहना था कि दखान करंट खाकर खड़ा होता, क्या सोहा से आप लोगों को पता भी है आप क्या कर रहे हैं? दहान ने सोहा का नाम सुनकर एकदम से भड़क उठा था कि वैसा क्या कर रहे हैं हम? अच्छा है ना बेसारा बच्ची इस घर की बहू बन जाएगी। दादी इसकी शादी नहीं हो सकती। दहान अब वो क्या कहता है, क्यों नहीं हो सकती इसकी शादी? दादी हरे से पूछने लगी तो वहाँ बैठे अनवर और बाकी सबके माथे पर बल आए थे। दादी वो शादीशुदा है। दहान आखिरकार कह ही दिया था। दादी का इसकी बात सुनकर मुँह खुला का खुला रह गया। कौन है इसका शौहर? दादी पूछने लगी थी। अनवर रुखसार के साथ सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरा मतलब है कि इसका शौहर इसे छोड़कर चला गया है और वो अभी तक इसके निगाह में है। इसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, तभी ये जो बहाना आया बना दिया। हाय कितना बेगैरत है इसका शौहर, इतनी प्यारी लड़की को छोड़कर चला गया। दादी कहती और दखान का मुंह बन गया था। दादी अब ऐसा भी नहीं है, इसकी जुबान से फिसल गया, ऐसा नहीं है। दादी इसकी बात को ना समझी से पूछने लगी, कुछ नहीं दादी, मैं आता हूँ शाम तक, फिर बात करते हैं। दहान कहता फ़ोन काट कर लैपटॉप बंद करते अपना मोबाइल और कोट उठाए बाहर की तरफ बढ़ गया था। क्या हुआ अम्मा? आमना दादी के फ़ोन रखने को पूछने लगी, जिस पर अम्मा एक गहरी सांस लेकर सब बताती चली गई। दहान गाड़ी को किसी हवाई जहाज़ की तरह उड़ाकर हवेली लाया था और अब गाड़ी रोके जैसे ही ये हवेली में दाखिल हुआ, तो लगता है नज़र लॉन में टहलते हुए आहत और सोहा पर गई थी, जो आपस में बातें करते हुए चहलकदमी कर रहे थे। सोहा दहान गुस्से से आवाज़ लगाते हुए इस तक आया था। सोहा फौरन इसकी तरफ देखने लगी। हैरानगी भी हुई थी इसे इस वक्त यहाँ देखकर। इधर आओ, वो लहजे में कहता हुआ तो सोहा भागते इसके पास आई थी, जबकि आहत बड़े गौर से इन दोनों को देख रहा था। अंदर चलो। सोहा के पास आने पर किसी बच्चे की तरह उनसे डांटता अंदर की तरफ ले गया था, जिस पर नजरें नीचे की इसके पीछे चलती और आहत ये सब देखकर मुस्कुरा दिया था। कुछ तो है तुम दोनों के बीच, पर क्या? आहत खुद से ही कहता सोचता रहा था, तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें? सारे ही हवेली वाले इस वक्त दादी के कमरे में मौजूद थे और दखान के जवाब का इंतजार थे। दादी मैं क्या बताता आपको, अगर पुरानी बातें बताता तो सोहा को तकलीफ होती। वो सोहा को देखकर कहता, सोहा सोचती है कि कितना बड़ा आया मुझे सुकून देने वाला। हाँ ये तो है, चलो कोई बात नहीं। वैसे बेटा अगर तेरा शौहर नहीं आ रहा तो खुद इसे खुला के पेपर भेज दे। दादी सोहा को देखकर कहने लगी थी, दादी वो बहुत तेज़ है, अगर मैंने खुला की बात की तो मुझे जान से मार देगा। सोहा कहती और तूफान फौरन इसकी तरफ देखने लगा, जिस पर सोहा नजरें नीचे कर ली थी। बेचारी सारे सोहा को मसलूम सी नज़रों से देख रहे थे। तखान गुस्से की, जबकि दोनों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे सामने आए ना तो मैं इस बगैरत की टांगे तोड़ दूँ, देख कितनी प्यारी बच्ची है। दादी कहती है और तखान फौरन खड़ा हो गया, तो मैं आराम करता हूँ जाकर। वो कहता है बाहर की तरफ चला गया, जबकि दादी अभी तक इसकी टांगे तोड़ने की बातें कर रही थी। अब क्या करना है आहत का? अब इसके लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अनवर आहत को देखकर कहने लगा, जो नजरें नीचे किए बैठा था, हाँ ढूंढ लेंगे।
मिल जाएगी। दादी कहते लेटने लगी तो सारे खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगे, जबकि सुहा दादी के पास ही थी। दादी, मेरी नज़र में एक लड़की है। वो दादी के पास बैठकर कहने लगी। तो आहा जो बाहर जा रहा था, इसकी बात सुनकर दरवाजे की ओर में छुप कर इनकी बातें सुनने लगा। कौन है? दादी दिलचस्पी से पूछने लगी। दादी, सोहा, मैंने इसकी आंखों में हाथ करे पसंदीदगी देखी है। हाय, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। सोहा भी तो है। मैं आज ही सबसे बात करती हूँ, फिर अगले महीने ही शादी की तारीख रख देते हैं, दादी कहती। तो सोहा मुस्कुरा गई, जबकि आहत भी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। ये तुमने क्या मशवरा दिया है? दादी को दहान सुहा को किचन में खड़ा देखकर वह इनके पास आया था। क्या वो? अच्छा, वो वैसे अच्छा नहीं है। दोनों की शादी हो जाएगी, कितने अच्छे लगेंगे ना दोनों। सास सुहा चाय का चूल्हा बंद करते हुए कहने लगे। वैसे अच्छा ही किया। अब अगले महीने की तय आखिरी तारीख को शादी भी रखती है। और टेबल पर बैठा कहने लगा। हाँ, दादी ने बताया है। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है दहान कि आपको इतना बुरा भला कहा सबने। रहने तो तुम खुद भी मिली हुई थी इनके साथ। दहान सामने से सिर उठाकर कहने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि दादी मेरी? सोहा बोलते हुए चुप हो गई थी। वजह? दहान फौरन से आबरू उठाकर देखा था। मुझे फ़ोन करके तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी। बताओ, शोहर से बीवी का रिश्ता मांग रही थी। मैं पहला शोहर होऊंगा जिसके पास इसकी बीवी का रिश्ता आया होगा। तो शोहर को भी चाहिए ना कि बता दे ये मेरी बीवी है, मुलाजमा नहीं। सोहा इसकी बात सुनकर कहने लगी। तो दहान चुप हो गया था। दहान, एक बात बोलूं? स्वाहा दहान का मूड अच्छा देखकर बात शुरू की थी। मैं मना करूंगा तो तुम कैसे चुप हो जाओगे? दहान सेब खाते हुए बोलने लगा। दहान, मुझे एक बार भाई से बात करवा देना, फिर नहीं कहूँगी, बस एक बार। वो कहने लगा तो दहान के सेब खाते हुए हाथ रोके थे। स्वाहा, तो ये बात कर दी, आइंदा मत करना। ये फिर बात रोहान का नाम मेरे सामने लिया तो वो जो छिपकलियाँ थी ना, वो नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगी, सॉरी। उसकी बात का मतलब समझ कर फ़ौरन नफ़ी में सरी ला गई थी। गुड, ख्याल रखना अब अपना। दहान खड़ा होकर इसके गाल को मुस्कुराता हुआ थपथपाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया था। बस वह अपने आंसू पीकर रह गई थी। क्या चीज़ से था वो? कभी जालिम, कभी रहमदिल, कभी दिल करा तो मुस्कुराकर बात कर ली, कभी गुस्सा आया तो ये नहीं देखता था कि सामने वाले को तकलीफ भी होती है या नहीं। वो समुद्र की तरह था, कभी बिल्कुल खामोश तो कभी तूफान सा। सो डियर रीडर्स, ये था नॉवल। तो रीडर, नेक्स्ट सीज़न कौन कौन पढ़ना चाहता है? तो इसके 2 सीज़न हैं। मुझे नहीं पता था कि इसके 2 सीज़न हैं, तो आप लोग बताएं अगर आप लोग नेक्स्ट सीज़न पढ़ना चाहते हैं तो मैं सर्च करती हूँ। अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं नेक्स्ट सीज़न लेके आऊँगी। और मुझे लगा कि इतना लॉन्ग नावल है तो कंप्लीट ही होगा, लेकिन ये तो इसके 2 सीज़न हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या नेक्स्ट जो सीज़न है इसका पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट सीज़न लेके आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने आपके कमेंट ज़्यादा होंगे उतना ही कल ये इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना मैं कोई दूसरा ही नॉवल करूँगी और फिर नाम भी आप लोगों को कल ही पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और नावल आप लोगों को कैसा लगा, मैं अपना रिव्यू भी कल ही दूँगी। अगर आप लोग कहते हैं कि नेक्स्ट सीज़न लेके आऊँ तो कल ही रिव्यू दूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।